हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइव सेशन को। होपफुली फाइनली आप सभी लोग सेशन के लिए तैयार हो गए। कल के 2 घंटे बर्बाद करने के बाद, बेहतरीन इलाज ढूंढने के बाद फाइनली लामे मैम आपके सामने आ चुकी हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टार्टिंग कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ जो हिंदी और इंग्लिश वाली समस्या थी उसको मैंने दूर कर दिया है। दूर का मतलब एकदम ही खत्म कर दिया है। अब जो भी कंटेंट पढ़ेंगे सारा का सारा लिखा हुआ होगा, हिंदी में भी लिखा होगा, इंग्लिश में भी। तो हम और आप मिलके बस बातें करेंगे, कंटेंट को समझेंगे, सब कुछ लिखे लिखाई हिंदी इंग्लिश में चीजें होंगी। आप हमको सुनोगे और उसके बाद बैठ के आराम से नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फाइनली हिंदी इंग्लिश की समस्या को दूर करते हुए सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। आर यू गाइज रेडी? जल्दी से मुझे बताइए। अब कोई मुझसे ये ना बोल देना हिंदी में बोलो, हिंदी में सारा हिंदी में लिख के लेके आई हूं, पूरा छाप दिया कंटेंट। अब कुछ भी नहीं, मुझे भी आराम है और आपको भी आराम है। दोनों मस्त क्लास में आराम करेंगे 80 घंटे। मस्त सब कुछ लिखा होगा, मस्त सब कुछ पढ़ेंगे। मैं बोलूंगी, आप सुनोगे। ना लिखना आपको है ना लिखना मुझको। ठीक है, चलो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले बात कर लेते हैं, कल का पूरा सेशन खराब हो गया था तो मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगी। ठीक है। आप सही है, जो है अच्छा है। आपको अब यही चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? जो मैं थी वो मैं रही नहीं। अब आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ्लूइड प्रॉपर्टी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आज का टॉपिक होगा। मैटर्स अच्छा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने बोला तेज पढ़ाओ, स्लो पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ, इंग्लिश में पढ़ाओ। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू स्लो, हिंदी इंग्लिश बोथ, टेंशन खत्म। ठीक है, जीरो से शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, दुनिया की वो हर चीज जिसके पास मास है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, मतलब वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, वो सारा का सारा आपका क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। ठीक है, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? मैटर कहलाने वाला है। एनीथिंग दैट हैज मास दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये पेन, ये क्लिकर, ये बोर्ड, मैं हो गए, आप हो गए, ये पूरा संसार हो गया, सब किससे बना है? मैटर से मिलके बना है, पदार्थ से बना हुआ है। ठीक है, अब हमने मैटर को क्या करा था? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक आपका सॉलिड था और दूसरा आपका क्या था? लिक्विड था। ठीक है, सॉरी, एक आपका सॉलिड था, दूसरा आपका फ्लूइड था। ठीक है, तो सॉलिड और फ्लूइड 2 पार्ट में बेसिकली मैटर को हम क्या कर देते हैं? क्लासिफाई कर देते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो सॉलिड बेसिकली है क्या? सॉलिड आर दी सब्सटेंस विच हैव फाइनाइट डिफॉर्मेशन। सॉलिड आपको क्या देगा? फाइनाइट डिफॉर्मेशन देगा। जब आप उसके ऊपर क्या लगाओगे? लोड लगाओगे, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, एंड इट विल ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड। सॉलिड क्या करने वाला है? अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करेगा आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड। तभी तो आपने देखा था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में आपको क्या देखने को मिलता है? इलास्टिक पॉइंट देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्या दिक्कत है? अब तो पढ़ लो, अभी भी चैट सेक्शन में बिल्कुल हलचल सी मची हुई है। शुरू करें कि ना? अभी भी शुरू ना करें भाई? अभी भी क्या तकलीफ है? चलो अच्छा, आज का क्लास कर लो, फिर उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, सेशन के एंड में बात करेंगे फाइनली क्या है। लो 89 89, सुन लो सुन लो सुन लो, सेशन के बाद बात करेंगे। ठीक है, कल जो लिखा था उसे हटा दो। हाँ, अभी शुरू से नया शुरू कर रहे हैं, वो पूरा रेडी कर लो। ठीक है, क्लास का टाइम चेंज नहीं हो पाएगा बेटा, 6 से 8 फिक्स है। अभी से लेकर अप्रैल तक आपकी क्लास 6 से 8 ही चलने वाली है। ठीक है, 6 से 8 ही चलने वाली है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। चलो शुरू करते हैं, बाद में बात कर लेंगे सेशन के एंड में। आज का सेशन एटलीस्ट हो जाने दीजिए। ठीक है,
हाँ, नो स्लिप कंडीशन वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलो चलो सेशन के एंड में डिस्कस कर लेंगे, अभी ध्यान से सुनिए। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि सॉलिड में आपको फाइनाइट डिफॉर्मेशन। अच्छा, एक चीज आपने और देखी होगी कि अगर आप यहां पर सॉलिड को ऑब्जर्व करोगे तो सॉलिड का क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है। और इस पर्टिकुलर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, इलास्टिक पॉइंट देखने को मिलता है। दिस इज योर इलास्टिक पॉइंट, ठीक है, दिस इज योर इलास्टिक पॉइंट, ये आपका क्या है, इलास्टिक पॉइंट है। तो सॉलिड में क्लियरली हमें विजिबल है कि भाई मटेरियल अगर एक सर्टेन लोड के बाद हम लोडिंग हटाते हैं तो जो सॉलिड है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करने वाला है, ठीक है। सॉलिड हैज देयर ओन शेप एंड साइज, सॉलिड के पास क्या है, अपना शेप होता है और इसी के साथ साथ अपना साइज भी यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं फ्लूइड की बात करूं तो फ्लूइड कैसा सब्सटेंस है, फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन देता है। अगर आपने सॉलिड में देखा होगा तो सॉलिड में हम लोग शेयर स्ट्रेस की बातें करते हैं, मगर कभी भी और इसी के साथ साथ शेयर स्ट्रेन की भी बातें करते हैं कि कितना शेयर स्ट्रेन आया। अगर किसी भी सॉलिड बॉडी पर आपने शेयर फोर्स अप्लाई करा है, जैसे कि लेट अस कंसीडर आपके पास कोई बॉडी थी, ठीक है, आपके पास इस तरीके से कोई बॉडी थी, लेट्स कंसीडर दिस इज योर बॉडी, ठीक है, लेट्स कंसीडर दिस इज योर बॉडी, ठीक है। नीचे से हम इसको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, नीचे से हम इसको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ऊपर से हम क्या करते हैं, एक लोड लगा देते हैं। देखो लोड कभी भी, ये जो क्रॉस सेक्शन है अगर इसके अलोंग लगता है, कभी भी लोड इसके अलोंग लगाओगे तो ये वाली जो लोडिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, शेयर फोर्स, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, शेयर फोर्स बोलते हैं। तो जब भी कभी क्रॉस सेक्शन के अलोंग लोड लगेगा तो शेयर फोर्स कहलाएगा। इसी तरीके से अगर आप फ्लूइड को भी देखोगे तो फ्लूइड पर भी हम लोग कैसे फोर्सेस लगाते हैं, शेयर फोर्सेस। मगर फ्लूइड की एक खास बात आपको बताऊं, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन देने के कारण यहां पर हम कभी भी शेयर स्ट्रेन की बात नहीं करते हैं, ठीक है, हमेशा क्या करते हैं, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन की बात करते हैं, ठीक है। बेटा पढ़ लो मैं क्या करूं बताओ, तुमने बोला हिंदी में पढ़ाओ, कल उपद्रव मचा था हिंदी में पढ़ाओ, आज ये उपद्रव बना है 89% मेजॉरिटी, ठीक है। आ रही बात समझ में, चले ना, शुरू करें। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। इसी के साथ लिक्विड्स की बात कर लो चाहे गैसेस की बात कर लो, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, बेसिकली फ्लूइड के एग्जाम्पल हैं। और इसी के साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि फ्लूइड्स में चूंकि कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन है तो कभी भी शेयर स्ट्रेन की बात नहीं करेंगे, हमेशा रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन की बात करने वाले हैं, ठीक है। हमेशा किसकी बात करने वाले हैं, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन की बात यहां पर चलने वाली है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, क्या करा जाए भाई तुम्हारा। दिखा था उसे हटा दो, हाँ अभी शुरू से नहीं, चलो ठीक है। लोग कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम लोगों ने तो एकदम बेटा परेशान कर दिया है, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू करिए, सेशन के एंड में डिस्कस कर लेंगे, एटलीस्ट एक सेशन तो हो जाने दीजिए ना। आई कैन अंडरस्टैंड 89% क्या बोल रहे थे आप, सेशन के 15 मिनट में मेरे से बातचीत कर लेना, फिर उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। एटलीस्ट आज का सेशन हो जाने दीजिए, ठीक है, एटलीस्ट आज का सेशन हो जाने दीजिए। एक सेकंड रुक जाओ भाई, ठीक है ना।
We will discuss about it. Am I audible to everyone? ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है हम आधे घंटे के बाद डिस्कस कर लेंगे, बट एटलीस्ट 30 मिनट्स आप मुझे पढ़ाने दीजिए, ठीक है? 30 मिनट रुक जाइए, 30 मिनट के बाद डिस्कस कर लेंगे। तो फ्लूइड के बारे में हमने जैसा कि समझा था कि कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता है, इस वजह से यहाँ पर कभी भी हम शेयर स्ट्रेन की बात नहीं करेंगे, हमेशा किसकी बात करने वाले हैं? रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन की बात करने वाले हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस कोई भी चीज बह रही है, जैसे कोई नदी है, अब नदी कंटिन्यूअसली बह रही है, ठीक है? तो आप कभी भी वॉल्यूम की बात नहीं करोगे ना। वॉल्यूम की बात आप तब करोगे जब पूरा कंटेनर पानी से भरा हो और पानी रुका हुआ हो, तब आप बता सकते हो कि भाई इस पानी का वॉल्यूम इतना होगा। मगर जब पानी बह रहा है लगातार, तो लगातार उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो वहां पर आप किसकी बात करने वाले हो? वॉल्यूम फ्लो रेट की। बात समझ आ रही है? तो हमेशा क्या आता है? रेट आ जाता है। जब भी कोई भी चीज लगातार चेंज हो रही है तो हम कभी भी वहां पर टोटल की बात नहीं करते हैं, हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना होगा। तभी आपने देखा होगा कि जनरली हम वॉल्यूम फ्लो रेट की बात करते हैं। इन अ सिमिलर मैनर अगर आप सॉलिड को देखोगे तो सॉलिड क्या है? बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक ठोस पदार्थ है जो बह नहीं रहा है। तो वहां पर आपने लोड लगाया, वो डिफॉर्म हुआ, फिर आपने छोड़ दिया, उसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करा, कई बार नहीं भी रीगेन करा। अगर नहीं करा तो उसके अंदर नॉर्मल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन आती है, तो उसको हम आसानी से निकाल लेते हैं, है कि नहीं है? मगर फ्लूइड्स के केस में अगर आप बात करोगे तो फ्लूइड एक कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन दे रहा है। आप जमीन पे पानी फेंक दो, वो चलता चला जाता है आगे, टाइम के साथ वो आगे बढ़ता जाता है और कुछ दूरी पर जाके रुकता है। अब वो रुका क्यों है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, मगर सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जब वो चल रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? उसमें आपको टाइम के साथ लगातार स्ट्रेन देखने को मिल रही है, लगातार डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी फ्लूइड की बात करते हैं जो कि कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता है, जब हम उस पर शेयर फोर्सेस लगाते हैं तो हमेशा रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन की बात होगी, कभी भी शेयर स्ट्रेन की बात नहीं होने वाली, ठीक है? कभी भी शेयर स्ट्रेन की बात नहीं होने वाली। इसी के साथ साथ एक छोटी सी चीज यहां पर आप और ध्यान रखना, ठीक है? लिक्विड और गैसेस आपने एग्जांपल्स तो लिख ही लिए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास कोई एक कंटेनर है, क्योंकि कई बार बच्चों को कंफ्यूजन ये भी आती है कि मैम आपने शेयर स्ट्रेन की बात क्यों करी, शेयर फोर्सेस की बात क्यों करी? आप नॉर्मल फोर्स की बात कर सकते हो, है कि नहीं है? आप यहां पर बात कर सकते हो कंप्रेसिव फोर्सेस की, टेंसाइल फोर्सेस की, मगर हमने ऐसी बात नहीं करी। क्यों नहीं करी? देखो जरा, अगर आप इस कंटेनर को देखोगे तो इस कंटेनर में वाटर है, ठीक है? इस कंटेनर में क्या है? वाटर है। अब एक चीज आप मुझे बताइए, अगर मैं इस पर्टिकुलर पिस्टन को ऊपर उठा दूं, ठीक है, तो आप मुझे बताओ क्या ये लिक्विड जो है ये साथ में ऊपर आ जाएगा? बताओ जरा, क्या इस लिक्विड पर हम टेंसाइल फोर्स लगा सकते हैं? टेंसाइल फोर्स का मतलब क्या है कि हमने यहां पर पिस्टन पर फोर्स लगाई, ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है, यहां पर क्या भरा है बेटा? लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है? और हमने एक एफ फोर्स लगा के इस पर्टिकुलर पिस्टन को ऊपर उठाया, तो क्या हमारा लिक्विड भी ऊपर आ जाएगा? बताइए,
आ जाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब है कि जितने भी फ्लूइड्स होते हैं वो कभी भी टेंशन पर वर्क नहीं करते हैं। फ्लूइड्स पर हम कभी भी टेंसाइल फोर्सेस अप्लाई नहीं कर सकते। एक फोर्स साइड हो गया। टेंसाइल फोर्सेस की वजह से क्या आती है? नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेसेस आती हैं, वो भी साइड हो गई, वो हटा दो, वो फ्लूइड का केस ही नहीं है। दूसरी चीज समझने की कोशिश करिए, अगर मैं यहीं पर ये फोर्स को हटा के एक कंप्रेसिव फोर्स लगा दूं, एक कंप्रेसिव फोर्स मतलब पिस्टन को नीचे दबाऊं, तो आप मुझे बताइए क्या इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप होंगी? सोच के बताओ, क्या कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप होंगी? आंसर करो, आंसर करो। टेंसाइल तो आपने बोल दिया कि मैम आप अगर टेंसाइल फोर्स लगाओगे आपका पिस्टन ऊपर आ जाएगा, ठीक है, मगर जो फ्लूइड है वो नीचे के नीचे रह जाएगा। वो नहीं, टेंसाइल में ऐसा नहीं होगा इलांगेट हो गया जैसे सॉलिड हो जाता है, लिक्विड नहीं होगा। मगर अगर आप कंप्रेसिव फोर्सेस लगाओगे तो फ्लूइड जो है वो कंप्रेस जरूर हो जाएगा। मगर एक चीज और समझो, अगर मैंने इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लगाई तो क्या ये फ्लो होना शुरू कर देगा? नहीं, फ्लो नहीं होगा, सिर्फ कंप्रेस होगा। बट इसी के साथ साथ अगर मैं यहां पर एक और कंटेनर कंसिडर कर लेती, मान लो कोई प्लेट कंसिडर कर लेते, ठीक है, लेट्स कंसिडर कि हमारे पास कोई प्लेट है। आपने ये देखा कि कंप्रेसिव नेचर में यहां पर कोई भी फोर्स आपको ऐसा नहीं दिखा जिसकी वजह से फ्लूइड फ्लो हो गया हो। मगर अगर इस प्लेट के ऊपर फ्लूइड है और मैं एक प्लेट और यहां पर रख दूं, ठीक है, एक प्लेट और यहां पर रख दूं और एक एफ फोर्स अप्लाई कर दूं, एक एफ फोर्स यहां पर अप्लाई कर दूं, तो ये प्लेट क्या करेगी? अपने साथ फ्लूइड को आगे ले जाएगी, अपने साथ फ्लूइड को आगे ले जाएगी। अब देखो जरा फोर्स को और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट को ऑब्जर्व करो। ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट है। आ रही है बात समझ में? ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट है। ये हो गया, ये आपका क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट हो गया। दिस इज योर एफ, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और फोर्स कैसे लग रहा है? अगर आप फोर्स को देखोगे तो फोर्स अलोंग द क्रॉस सेक्शन लग रहा है। यहां पर देखो जरा इस चीज को, जो फोर्स लग रहा है वो प्लेन के अलोंग लग रहा है, क्रॉस सेक्शन के अलोंग लग रहा है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं कि जो फ्लूइड है वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होगा। कब होगा? जब अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स काम करेंगे। कंप्रेसिव फोर्सेस भी नहीं, टेंसाइल फोर्सेस भी नहीं, शेयर फोर्सेस जब पिक्चर में आते हैं तब वो फ्लूइड में फ्लो शुरू होता है। क्योंकि ये जो प्लेट है, आपने फोर्स लगाया, प्लेट आगे बढ़ी, जैसे ही प्लेट आगे बढ़ी तो इसके नीचे जो फ्लूइड था ना, ये उसके साथ फ्लूइड को ले गई। प्लेट जो है फ्लूइड को अपने साथ ले गई, तो क्या हुआ? रिलेटिव मोशन लेयर्स के बीच में आ गया और फ्लूइड हमारा क्या हो गया? फ्लो करने लगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं शेयर फोर्स। क्यों बोल रहे हैं इसको शेयर फोर्स? क्योंकि क्रॉस सेक्शन के अलोंग फोर्स लग रहा है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट शेयर फोर्स। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसी के साथ साथ आगे चलते हैं। फ्लूइड्स के बारे में हमें समझ आ गया कि फ्लूइड कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन करेगा अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स, नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सॉलिड में अगर आपको शेयर स्ट्रेन चाहिए तो इनफ अमाउंट ऑफ लोडिंग करनी पड़ती है। बिना इनफ अमाउंट ऑफ लोडिंग के आप कभी भी सॉलिड को डिफॉर्म नहीं कर सकते, कभी भी उसमें शेयर स्ट्रेन नहीं आएगी। मगर अगर लिक्विड्स की बात करें तो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लोडिंग से भी आपको रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन देखने को मिल जाती है इन द केस ऑफ फ्लूइड, चाहे वो गैसेस हो और चाहे वो आपका क्या हो, लिक्विड्स हो। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं तो फ्लूइड्स को हमने क्या करा? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था लास्ट सेशन में, लिक्विड्स में, और इसी के साथ साथ किस में डिवाइड कर दिया? गैसेस में डिवाइड कर दिया। अब आपको पता है अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो इनके पास कोई शेप नहीं होता है। अच्छा, गैसेस के पास भी कोई शेप नहीं होता है, दोनों ही क्या करते हैं? कंटेनर के शेप को गेन करते हैं। आ रही बात समझ में? दोनों ही क्या करते हैं? कंटेनर के शेप को गेन कर लेते हैं। अगर आप इनको बॉटल में डालोगे, किसी बकेट में डाल दोगे, किसी बोल में डाल दोगे, सबका जो शेप होगा वही फ्लूइड शेप ले लेंगे। मगर एक, जैसे मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि लिक्विड्स के पास अपना खुद का साइज होता है, मगर गैसेस के पास अपना साइज भी नहीं होता। अगर लिक्विड के केस में आप देखोगे, अगर इस कंटेनर में आपने लिक्विड रख दिया है तो एक सर्टेन हाइट होगी लिक्विड की कि भाई ये कितनी हाइट तक फिल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो लिक्विड की हाइट अलग भी हो सकती है और यहां पर कंटेनर की हाइट अलग हो सकती है। बट यही सेम चीज जब आप गैसेस के केस में देखते हो, यही सेम चीज जब आप गैसेस के केस में देखते हो तो आपको दिखता है कि अगर हम 4 मॉलिक्यूल्स भी छोड़ देना
तो ये 4 मॉलिक्यूल्स भी पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे। अगर हाइट h है तो h हाइट तक आपको गैसेस के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलने वाले हैं। तो इनका कोई साइज नहीं है, मगर इनके पास अपना साइज है। ठीक है, कोहेसिव फोर्सेस यहां पर डोमिनेट करते हैं और यहां पर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर डोमिनेट करता है। ये क्या बात कह दी मैं। देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के पास पास है। आपने भी देखा होगा दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कैसे बंधे होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मदद से। एक दूसरे से कैसे बंधे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो यही जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जैसे वाटर है, एक वाटर का मॉलिक्यूल एक और वाटर का मॉलिक्यूल, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड से जुड़े हुए। ये कौन सा बॉन्ड है, ये कौन सा फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है जो इन दोनों को पास पास लेके आया हुआ है, कोहेसिव फोर्स। कौन सा लग रहा है, कोहेसिव फोर्स। हमेशा ध्यान रखो, दो एक तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है, जो लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो लिक्विड्स के केस में चूंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास है, मॉलिक्यूल पास पास होने की वजह से उनके बीच में कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं। डोमिनेट का मतलब है जैसे कि अगर जैसे हम बात करें ऑफिस में बॉस डोमिनेट करते हैं, क्यों, क्योंकि बॉस की ही चलनी है। ठीक है, तो इसी तरीके से लिक्विड्स में बात करें तो कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेशन का मतलब है ये भारी मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। भारी मात्रा में इन द सेंस डोमिनेटिंग नेचर होगा इनका। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर आप बंधन देख रहे हो तो वो बंधन के रीजन कई सारे हो सकते हैं, बट यहां पर कोहेसिव फोर्स बहुत बड़ा रीजन होगा। जबकि यहां पर अगर आप देखोगे, अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं, देखो एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, इनके बीच में दूरी अच्छी खासी होती है। इनके बीच में दूरी अच्छी खासी होने की वजह से दो मॉलिक्यूल्स के बीच का कोहेसिव फोर्स इतना ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पाता है कि नहीं, है कि नहीं भाई। मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, अगर मॉलिक्यूल दूर दूर हैं तो उनके बीच का जो कोहेसिव फोर्स होगा वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा ही नहीं। यहां पर क्या डोमिनेट करेगा, मोमेंटम ट्रांसफर। क्योंकि आपको भी पता है कि मैम गैसेस के केस में तो हमने ऑब्जर्व करा है हर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या करता है, एक दूसरे के साथ कोलिजन करता रहता है, एक दूसरे के साथ कोलिजन करता रहता है। सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलिजन करते रहते हैं। तो जब इस तरीके का कोलिजन होगा तो यहां पर क्या डोमिनेट कर जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, यहां पर डोमिनेट करेगा मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। मॉलिक्यूलर मोमेंटम का क्या मतलब है, देखो वो सारी चीज, इसके पास अपना मास है, सपोज कर लो एक मॉलिक्यूल m मास का है और उसके पास क्या है, कुछ वेलोसिटी है, तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम हो जाता है। तो इनके पास मोमेंटम है। अब यही क्या होने वाला है, सर प्लीज करो। हाँ नहीं नहीं चैट चल रहा है सर, थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने ये पूरा लिख के लाया तो बच्चों का कहना है कि हिंदी में पढ़ाइए कुछ का, मतलब वही 5-6%, और मेजॉरिटी कहना है कि लिख के ना पढ़ाइए। मेरा बात हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों, कैसे आप लोग। आवाज आ रही है क्या एक बार, ओके सेफ। बहुत ही बढ़िया, सही, शानदार। तो यार अब थोड़ा सा एक बार 1 बाय 1 करके थोड़ा सा कंसर्न बताओ। ये चल रहा है क्या, ये सब ये वाला पोल वीडियो वाला नहीं चल रहा है क्या, ठीक है, नहीं पोल नहीं, पोल रहने दीजिए, पोल रहने दीजिए, पोल। हाँ बताओ थोड़ा सा क्या इश्यू आ गया, क्या दिक्कत चल रही है। कल की क्लास भी सर होने नहीं दी बच्चों ने, कल हिंदी का इशू था, आज टाइपिंग का इशू। टाइपिंग में क्या दिक्कत मतलब होगी, बच्चों कहना है कि हम आपका वाईटी देख के आए हैं, आप हमेशा लिख के पढ़ाते हो, तो आप जो हो इस तरह से पीपीटी मत लाओ, ऐसे लिख के आप इंग्लिश में ही पढ़ाओ और ये हिंदी हम खुद लिख लेंगे। कुछ का कहना है कि नहीं मुझे हिंदी चाहिए, तो बहुत मिक्स्ड बिहेवियर है स्टूडेंट्स। ठीक है यार, देखो मैं थोड़ा सा आप लोगों को शायद मेरी बात आप लोग समझ सकते होंगे, मैं आपको बताता हूँ, राइट। मैंने फुल करा लिया तो उसका रिजल्ट मैं तो लिख के पढ़ाऊँ मैम, ठीक है मैम, पहले जैसा पढ़ाइए मैम, जैसा था वैसा रहने दीजिए, गुड। अब यार अब मैं आपके प्रॉब्लम समझ गया, थोड़ा सा मेरी बात आप समझ लेंगे सब, है ना।
मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझ गया। और देखो यार, आप हो सकता है कि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, राइट, या हो सकता है कोई 2 साल से पढ़ रहा है, पर लगभग मैं 14 ईयर्स से टीचिंग कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के पढ़ने से ज़्यादा मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, राइट। तो मैं जो चीज़ें आपको बताता हूँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप लिख के पढ़ाते हो या आप पीपीटी से पढ़ाते हो, इसका कोई कंसर्न नहीं है, राइट। बहुत से लोगों को जो पढ़ाया जाता है, जब मैम लिखते रहते हैं बोर्ड पे या फिर जो कोई सर लिखते रहते हैं बोर्ड पे, उसको कॉपी करना, डायग्राम जब बनाते हैं तो वो हाथ से कैसे डायग्राम बन रहा है उस चीज़ को देखना, ये इसमें थोड़ा फील आता है। तो बहुत से बच्चों को ऐसा चाहिए होता है कि यार आप सब कुछ लिखिए बोर्ड पर, हम उसके हिसाब से पढ़ाएंगे, और ये जेन्युइन भी है। अगर एज ए स्टूडेंट आप मुझसे बात करोगे तो मुझे भी वैसा ही ज़्यादा पसंद आएगा जैसा कि आप लिखो बोर्ड पे। बट आज की डेट में थोड़ी सी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, अगर सब कुछ लिख के ही काम चलेगा ना, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्ट बोर्ड को हटाकर व्हाइट बोर्ड लगा देना चाहिए, राइट। स्मार्ट बोर्ड लगाया तो उसके 2 पर्पज है। पहली चीज, टाइम कम में कंटेंट ज्यादा प्रोवाइड करना। ध्यान से समझना टेक्नोलॉजी का क्या मतलब रहता है, कम टाइम में ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना, फर्स्ट चीज। दूसरी चीज, कितनी बार क्लास के अंदर एनिमेशन की रिक्वायरमेंट होगी, आप दिखाते हो मैम एनिमेशन, कितनी बार एनिमेशन की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। कितनी बार मैम को कुछ वीडियोस दिखाने होंगे, शायद अगर वो स्मार्ट बोर्ड नहीं होगा तो वो वीडियोस और एनिमेशन आप नहीं देख पाओगे। हर एक टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उठाना ये टीचर का भी और ये स्टूडेंट का भी परम धर्म है। और यहां पर एक सामंजस्य बैठाना पड़ता है जिसको टीचर अच्छे तरीके से समझते हैं कि जहां पर उनको लगता है लिखना चाहिए वहां पर उनको लिखना ही चाहिए। जहां पर कुछ डायग्राम मैं भी पढ़ाता हूं ना, तो जहां पर मुझे कुछ पढ़ाने की रिक्वायरमेंट होती है, मुझे कुछ बनाने की रिक्वायरमेंट है, वहां मैं बनाता हूं। जहां पर मुझे लगता है कि यार अगर मैं डायग्राम बनाया लेके जाऊंगा और ये थोड़ा अच्छा पिक्चराइजेशन से होगा, इससे मैं अच्छा समझा सकता हूं, तो वहां पर मैं एनिमेशन के फॉर्म में मैं सारी चीजें ले जाता हूं, राइट। कितनी बार हेडिंग जो लिखा होता है, अगर मैं हेडिंग लिख भी दूंगा तो उससे क्या मैटर करेगा, हेडिंग अगर लिखा हुआ है तो वो मेरे ख्याल से क्लास के अंदर 10 सेकंड 15 सेकंड टाइम ही बचाएगा। तो अगर सारी चीजें कंटेंट एक एक चीज अगर लिखी जाएगी ना बोर्ड पे, तो हो सकता है 100 घंटे का कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। बट अगर पीपीटी पे थोड़ा बहुत पीपीटी पे लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत लिख रहे हैं, तो वही 100 घंटे के अंदर हो सकता है कि 120 130 घंटे का कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए, ज्यादा कंटेंट कम टाइम में ज्यादा चीजें आपको प्रोवाइड की जाए। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कोई भी एग्जाम के जब आप प्रिपरेशन करते हो तो एग्जाम इज बेसिकली नॉट ऑल अबाउट कि आपने कितना पढ़ा है, एग्जाम इज बेसिकली ऑल अबाउट कि पढ़ना तो आपको ही है। आपको लगता होगा कि मैडम पढ़ा रही है, हो गया भाई मेरे को तो सब समझ में आ गया, तुमको कुछ समझ में नहीं आया। बात समझ में आ रही? सेल्फ स्टडी इज द ऑलवेज द की ऑफ सक्सेस। अगर जिंदगी में एग्जाम निकालना है तो मैडम के पढ़ाने के बाद भी नोट से आपको तो खुद पढ़ना ही पड़ेगा। तो भले मैडम खुद लिख रही हो या बोर्ड पे लिखा हुआ, ये तो कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का तरीका तो वही होता है। और दूसरी चीज मैम, अब ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपको क्या मोड में आप जाते हो। बट हिंदी और इंग्लिश की अगर बात है तो वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ये जो बैच है ना, ये इंग्लिश बैच बनाया गया था, आपको पहले भी बताया गया था। और इंग्लिश बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें होती हैं। तो मैम आप इंग्लिश वाली चीजों को एक्सप्लेन करिए, लिखिए, आप बोर्ड पे लिखिए। हिंदी में आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हिंदी वाली चीजों को आप लेके जाइए ताकि बच्चा हिंदी वाला समझ सके, क्योंकि आप ही के क्लास में कुछ बच्चे हिंदी जैसे भी होंगे, कुछ बच्चे इंग्लिश जैसे भी होंगे। अब ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उनको कैसे टेकल करके चलते हो, और ये सबके साथ ही होता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट ये पहला बैच हम लॉन्च कर रहे हैं या पहला बैच आपको पता है, आपने तो इतने 5 बैच आपने इस चीजों को लेके किया है, राइट। तो मैम लिख के पढ़ाते हैं कि पीपीटी पढ़ाते हैं, मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है, राइट। अब जैसे सुरेश सर की बात करो, सुरेश सर की आदत है सब कुछ लिख के पढ़ाते बोर्ड पे, वो लिख के पढ़ाते हैं। कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे अपरूपन, कुछ कल का सेशन ऐसे ही हुआ था कि मैंने वर्ड्स लिखवा दिए थे हिंदी के, जैसे कि मैंने यहाँ पर फ्लूइड लिखा तो बच्चों को बोल दिया तरल है, सिंपल। बट वही चीज है कि नहीं मैम, बच्चे आज की डेट में ना स्मार्ट है मैम, जितना हम समझते हैं वैसे नहीं है। ये जो बच्चे बैठे हुए काफी स्मार्ट हैं, इनको आप हल्का सा हिंट भी दोगे ना, ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, और टेक्निकल सब्जेक्ट का मतलब होता है मेरे ख्याल से जो बच्चे का आईक्यू लेवल है, ग्रेस्पिंग पावर है, उससे वो चीजों को करेक्ट कर लेता है। तो ये टेक्निकल चीजों के लिए अगर आप उसको थोड़ा सा हिंट करेंगे, उसको पता होना चाहिए क्या चीज है। मैं खुद 12th तक हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, तो अगर आपने उसको कीवर्ड्स बता दिए, आप मेरे ख्याल से आप लिखते हो ये हो पर बताते हो डेफिनेशन हिंदी में ही हो, राइट। बड़े से बड़े प्रोफेसर भी जो होते हैं ना, वो डेफिनेशन हिंदी में पढ़ाते हैं अपने यहाँ पे, गेट में भी हिंदी में ही चलता है, लिखे इंग्लिश में होते हैं, समझाते सारी चीजें हिंदी में ही हो। तो मैम बोल दिए हिंदी में। और हिंदी वाले बच्चों के लिए जैसे आप हिस्ट्रेसिस है, हो सकता है उनको ये समझ में नहीं आ रहा हो, राइट। ये चीज हो सकता है उनको स्ट्रेस का मतलब नहीं समझ में आ रहा हो, क्या चीज है, क्योंकि वो हिंदी में पढ़ते हैं तो स्ट्रेस का मतलब उनको नहीं पता हो। बस आप उनको बताइएगा डेफिनेशन, आप खुद को रिलेट कर लेंगे,
राइट। और बाकी का आप लिख के पढ़ाइए, पीपीटी से पढ़ाइए, टोटली आपकी चॉइस है, ये स्टूडेंट की चॉइस है। और मैं तो हमेशा प्रीफर करता हूं कि 50-50। स्मार्ट बोर्ड है तो कुछ टाइम आप सेव कर सकते, क्वेश्चन हमेशा लिखा होना चाहिए, कुछ एनिमेशन लेके जाइए, मतलब स्मार्ट बोर्ड का बेनिफिट उठाइए रादर देन हर एक चीज लिख रहे हैं वो चीजों को लेके, हिंदी इंग्लिश पूरे में ही सब में राइट। तो मेरे ख्याल से इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो मेरे ख्याल से अब मुझे आप लोग थोड़ा सा, ठीक है, ओके, तो मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो गया मैम, प्लीज। हाँ तो ठीक है, आप अपने जिस तरीके से चीजें रहती है कोरोना के बच्चों को कैसे मैनेज करना है वो चीजें है ना मैम। और मुझे नहीं पता कि मेरा जरूरत अभी क्या था, वो तो आपकी क्लास चल रही है। सर एक्चुअली में थोड़ा डिस्कशन था इस चीज को लेके, तो मैंने कहा आप एक बार गाइड कर दोगे तो बेटर रहेगा। मेरी बात कल मैंने पढ़ाया तो स्टूडेंट्स को थोड़ा कम समझ आया, तो वो चीज ठीक है, आप एक बार डील करें। नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं, वो तो बच्चों के साथ आप मैनेज करिए, तो ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, एक बार एक माइक, मैं हमेशा बोलता हूँ यार, देखो ये मैम कुछ भी बोर्ड पे लिख लेना, भले मैम का हैंड रिटन लिखे, बहुत ही खूबसूरत मैडम लिखती है, राइट। उन सब से आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है बच्चों, समझो। एग्जाम मैडम के लिखने से नहीं निकलता है, एग्जाम आपके लिखने से निकलता है। मैडम बोर्ड पे लिख रही है कि मैडम ने बोर्ड पर लिखा लिखा कंटेंट लेके आया है, इससे एग्जाम में कोई लेना देना नहीं है। अब आप बोलोगे आप क्यों ज्ञान दे रहे हो, तो मैं एसएससी जेई तो नहीं पता, बट गेट एक एग्जाम होता है जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 23 आई है। गेट एक एग्जाम है जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 26 आई है। इसरो एक एग्जाम है जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 3 आई है, राइट। आई हैव वर्कड ओवर देयर एज ए साइंटिस्ट। तो जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट, एसएससी जेई उसका तो नहीं पता, बट बाकी के बहुत सारे एग्जाम निकालते हैं। मैम कैसा एक्सप्लेन कर रही है, आप कैसा ग्रैब कर रहे हो उस चीज को, आप कैसे नोट्स बना रहे हो, उसको कैसे रिवाइज कर रहे हो, क्वेश्चंस किस लेवल पे मैडम करा रही है, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, मैडम के क्लास के बाद आप कितनी मेहनत कर रहे हो, इसके ऊपर आपका सिलेक्शन निर्धारित होता है। ये सब तो मुझे ऐसा लगता है नॉन टेक्निकल मतलब बात है। ये मुझे कोई बीए वाला बच्चा कोई बात करे ना, कोई ऐसा आर्ट्स वाला बच्चा कि सर लिख के बताओ, ये बताओ, कहानी में सुनाओ, याद नहीं रहता है, तो मुझे, आप लोग तो टेक्निकल बंदे हैं यार, आप लोगों को तो पता है कैसे चलना है, क्या नहीं चलना है, कैसे एग्जाम निकालना। आप लोग इंजीनियर हैं, आपको तो सब कुछ ऑलरेडी पता है कि मेहनत करने से एग्जाम निकलता है। मैडम के मेहनत करने से नहीं, आपके मेहनत करने से एग्जाम निकलता है, राइट। तो आप लोग मेहनत करिए और रिजल्ट के बाद अपन मिलेंगे, राइट। ठीक है, ठीक है ना। तो आप एक वीक पहले क्लास को ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो देन वी विल डिस्कस। अभी क्लास पर फोकस करते हैं। कल से जो मेरा तरीका है उसी तरीके पे मैं चलूंगी और आप लोगों को उसके हिसाब से खुद को ढालना है ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि भाई सिंपल समझ आया कि लिक्विड्स में कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, और गैसेस की बात करें तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर जो है वो आपका यहाँ पर डोमिनेट करने वाला है। क्लियर होगी बात। इसी के साथ अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो देखो सॉलिड भी मैंने कल आपको बताया था दो तरीके के हैं, ठीक है। एक डिफॉर्मेबल सॉलिड कहलाता है और दूसरा आपका क्या कहलाता है, रिजिड सॉलिड कहलाता है। वन इज द डिफॉर्मेबल सॉलिड एंड सेकेंड वन इज द रिजिड सॉलिड। दो तरीके के सॉलिड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहां पर अगर डिफॉर्मेबल सॉलिड को अगर आप देखोगे, सपोज कर लो हमने यहां पर दो मॉलिक्यूल्स को कंसीडर कर लिया इस तरीके से, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो x है, ठीक है। मान लो एक मॉलिक्यूल कितना है, अल्फा है, और दूसरा मॉलिक्यूल बीटा है। आपने क्या करा, आपने फोर्स लगा दिया भाई, चलो भाई F फोर्स लगा देते हैं। जैसे ही आप F फोर्स लगाओगे, अगर ये अल्फा बीटा की डिस्टेंस चेंज हो गई तो हम बोलेंगे डिफॉर्मेबल है। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर अल्फा बीटा की वैल्यू चेंज हो गई, डिस्टेंस चेंज हो गई तो डिफॉर्मेबल है। अगर अल्फा बीटा की डिस्टेंस चेंज नहीं हुई, जैसे कि आप यहां पर देखोगे कि अल्फा बीटा के बीच की डिस्टेंस क्या है, अल्फा बीटा के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो यहां पर देखो अगर यहां पर x है तो फोर्स लगाने के बाद भी कितनी है, x है, तो यहां चेंज नहीं हुई है, तो ये क्या कहलाएगा, रिजिड सॉलिड कहलाएगा। यहां पर देखो डिस्टेंस कितनी हो गई है, x प्लस डेल्टा x हो गई है, x प्लस डेल्टा x हो गई है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डिफॉर्मेबल सॉलिड कहलाएगा। आ गई बात समझ में। तो आज का सेशन आप कंटिन्यू कर लीजिए, कल से जो मैं हूं उसी हिसाब से आपको पढ़ाऊंगी और हिंदी वाले बच्चों के लिए बेसिक पॉइंट्स को लिखवा दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा फ्लो बनने दीजिए, आप एटलीस्ट 40-50 मिनट मुझे सुनिए, क्योंकि 2 दिन से हमारी क्लासेस डिस्टर्ब हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत सीरियस वे में तैयारी करना स्टार्ट करे होंगे और उनके लिए ये माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है कि 2 दिन जो है वो हम चीज़ों को देख ही नहीं रहे। मैं स्लो भी होंगी, फास्ट भी होंगी, वो सारी चीजें आप मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके बाद हमने क्या करा था, लास्ट सेशन का ही अभी पूरा रिवीजन चल रहा है। हमने कहा कि चलो एक प्लेट ले लेते हैं।
इसका मैंने आपको एनिमेशन भी दिखाया कि प्लेट के ऊपर से अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो पहले फ्लूइड की लेयर जो किसके कांटेक्ट में आएगी बेटा, प्लेट के कांटेक्ट में आएगी। फर्स्ट फ्लूइड लेयर जो प्लेट के कांटेक्ट में आएगी, ठीक है, फर्स्ट फ्लूइड की लेयर जो प्लेट के कांटेक्ट में आएगी, ये क्या करने वाली है, ये आपकी नो स्लिप कंडीशन बनाएगी भाई, रुक जाएगी। अगर प्लेट रुकी हुई है तो ये लेयर रुक जाएगी। अगर प्लेट मूव कर रही होगी तो प्लेट जिस वेलोसिटी से मूव करेगी उसी वेलोसिटी से ये पहली लेयर भी मूव करेगी। अरे यार बहुत सिंपल सी बात है, तुम्हें बताएं, घर में फर्श है, आप पानी फेंकोगे तो सबसे नीचे वाली जो पानी की लेयर होगी वही तो फर्श के कांटेक्ट में आएगी, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। तो जो सबसे नीचे वाली पानी की लेयर होगी जो फर्श के कांटेक्ट में आएगी वो फर्श की वेलोसिटी को गेन करेगी। अगर आपका फर्श रुका हुआ है, प्लेटफॉर्म रुका हुआ है, तो वो जो लेयर है वो भी आपकी उसी प्लेट के ऊपर रुक जाएगी, ठीक है। तो जहां पर ये रुकती है हमने क्या करा, देखो ऐसी वेलोसिटी प्रोफाइल पूरी प्लेट पर बनाई जा सकती है, जरूरी नहीं है कि इसी सेक्शन पर बनाया जाए। हमने कहा कि चलो मान लेते हैं कि प्लेट के इस एंड से क्या करते हैं, dx डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर चले जाते हैं और एक सेक्शन ले लेते हैं xx और देखते हैं कि यहां पर जो फ्लूइड u इंफिनिटी वेलोसिटी से चला था, ठीक है ना, जो फ्लूइड u इंफिनिटी वेलोसिटी से चला था, देखते हैं कि उस वेलोसिटी में क्या वेरिएशन आया। तो सबसे पहली चीज हमने क्या देखी कि फर्स्ट फ्लूइड की लेयर जो इस प्लेट के कांटेक्ट में आ गई उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 के बराबर हो गई, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन कोई आपसे पूछता है कि क्या होता है तो बहुत ही सिंपल भाषा में आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर किसी भी सरफेस के ऊपर फ्लूइड फ्लो होगा तो पहली फ्लूइड की लेयर जो सरफेस के कांटेक्ट में आएगी वो सरफेस की वेलोसिटी को गेन करेगी, इसी को ही हम बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। अब अगर वेलोसिटी सरफेस की 0 है तो उस लेयर की भी 0 हो जाएगी। अगर सरफेस की वेलोसिटी 4 मीटर प्रति सेकंड है तो उस लेयर की भी वेलोसिटी 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये अपने जस्ट बगल वाले फ्लूइड पार्टिकल को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, ये अपने को करेगा, ये अपने को करेगा, इसी के साथ ये अपने को करेगा, और आपको यहां पर वेलोसिटी में वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब एक पार्टिकल वेलोसिटी 0 पर है, दूसरा पार्टिकल कुछ u वेलोसिटी पर है, तीसरा पार्टिकल क्या है, u प्लस du वेलोसिटी पर है, तो सबकी वेलोसिटीज क्या है, डिफरेंट है। अच्छा एक चीज देखो, आप लोग भी कई बार टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह पढ़ते हो, वेलोसिटीज का डिस्कशन करते हो रीजनिंग में, एप्टीट्यूड में, तो वहां पर आपने देखा होगा कि अगर दो ट्रेन, एक ट्रेन 50 मीटर से जा रही है, दूसरी ट्रेन 20 मीटर से जा रही है, तो दोनों ट्रेन के बीच में कौन सी वेलोसिटी आ जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी। निकालते हो ना, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, दोनों ट्रेन के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी। सिमिलरली यहां पर भी वही कंसेप्ट पिक्चर में आ जाता है, ठीक है, वही कंसेप्ट पिक्चर में आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी। और धीमे धीमे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो फ्लूइड है वो ऑलमोस्ट u इंफिनिटी वेलोसिटी पर पहुंच चुका है, ठीक है। इसी के साथ साथ आप अगर मैं मान लूं कि भाई कोई कंटेनर है, इसके अंदर फ्लूइड रुका हुआ है, अब यहां पर मान लो कि एक कोई छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया, इसी एलिमेंट को हमने यहां पर ऐसे बना लिया है, ठीक है, सेम ही एलिमेंट है, इसी एलिमेंट को हमने यहां पर इस तरीके से बना लिया, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, क्या यहां पर कोई शेयर स्ट्रेस है, सोचो यहां पर कोई शेयर स्ट्रेस है, नो देयर इज नो शेयर स्ट्रेस। क्यों, क्योंकि फ्लूइड तो हमारा किस पे है, फ्लूइड हमारा रेस्ट पर है। अगर फ्लूइड रेस्ट पर है तो कोई भी शेयर स्ट्रेस यहां पर होगी ही नहीं, शेयर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू द 0। मगर क्या यहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होंगी, बिल्कुल होंगी। अगर आप भी पानी के अंदर जाके बैठ जाओगे, सपोज कर लो एक बहुत बड़ा सा कहीं तालाब था, आप उसके अंदर डुबकी मारने चले गए, तो आपके सराउंडिंग में जो पानी है वो आपके ऊपर दबाने की कोशिश करता है, चारों तरफ से आपके ऊपर क्या आता है, कंप्रेसिव फोर्सेस आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, यहां पर इस एलिमेंट को देखोगे तो इधर से भी दबाया जा रहा होगा, ऊपर से भी दबाया जा रहा होगा, z डायरेक्शन से भी दबाया जा रहा होगा। तो यहां पर अगर मैं 2D बॉडी की बात करूं तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 मतलब इक्वल एंड अलाइक नॉर्मल स्ट्रेसेस आपको मिलेंगी, मगर ये कंप्रेसिव इन नेचर होंगी। क्यों, क्योंकि फ्लूइड कभी भी टेंसाइल फोर्स नहीं लगाता है, कंप्रेसिव इन नेचर, ठीक है। ये क्या होगी बेटा, कंप्रेसिव इन नेचर होने वाली, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब हमेशा ध्यान रखो कि अगर कोई भी शेयर फोर्स नहीं है, इसका मतलब है कोई रिलेटिव मोशन नहीं है फ्लूइड लेयर्स के बीच में। बहुत ही सिंपल सी बात है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू फ्लूइड लेयर। अगर फ्लूइड रेस्ट पर है तो अगर कोई शेयर फोर्स नहीं है तो सिंपली बात है कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं कि फ्लूइड हमारा रेस्ट पर बैठा हुआ है, फ्लूइड हमारा क्या है, रेस्ट पर बैठा हुआ है।
और इस रेस्ट की कंडीशन को आप क्या बोलोगे? हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। एक क्वेश्चन एसएससी 2023 में सिविल में पूछा गया था कि भाई अगर फ्लूइड रेस्ट पर है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंडीशन? तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। तो कभी भी कोई आपसे पूछता है ना कि हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन क्या होती है, तो सिंपल बोल देना कि जब भी कभी फ्लूइड रुका हुआ होगा, फ्लूइड बह नहीं रहा है, जैसे कि ये पानी की बोतल की बात करूं, ठीक है, ये पानी की बोतल की बात करूं, फ्लूइड रुका हुआ है, बिल्कुल सिंपल है, फ्लूइड रेस्ट पर है, इसमें क्या कोई शेयर स्ट्रेसेस है? नो, देयर इज नो शेयर स्ट्रेस, टाउ जीरो हो जाएगा। इसके अंदर अगर मैं कोई पत्थर डाल दूं, कोई छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट डाल दूं, उसके ऊपर ये पानी क्या लगाएगा? प्रेशर फोर्स लगाएगा। पानी हमेशा क्या लगाता है? प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स को ही क्या बोलते हैं? कंप्रेसिव फोर्स। तो हर तरफ से समान प्रेशर उस पर्टिकुलर पत्थर पर या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर लगने वाले, इसी कंडीशन को हम हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन बोलते हैं, जहां पर शेयर स्ट्रेसेस आपकी जीरो हो जाएंगी। अ स्टेट ऑफ जीरो शेयर स्ट्रेस एंड इक्वल एंड अलाइक नॉर्मल स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस जीरो मिलेंगी एंड इक्वल एंड अलाइक नॉर्मल स्ट्रेसेस आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है। टाउ जीरो है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसी के साथ साथ इसको क्या बोलते हैं? आप सभी लोग बेटा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ के आए हो, तो इसको क्या बोलते हैं? मोहर सर्कल बोलते हैं। सोम में एक टॉपिक होता है जिसमें एक्स एक्सिस पर नॉर्मल स्ट्रेसेस रखी जाती है, वाई एक्सिस पर शेयर स्ट्रेस। तो मोहर सर्कल जो है वो एक पॉइंट में रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने सर्कल बनाया तो आपको कुछ ना कुछ शेयर स्ट्रेसेस तो मिलेंगी ना। बट हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में शेयर स्ट्रेसेस जीरो हो चुकी हैं। जीरो का मतलब है इसको छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, इतना छोटा कर दो कि शेयर स्ट्रेस जीरो हो जाए। तो सर्कल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सर्कल रिड्यूस्ड इनटू द पॉइंट, मोहर सर्कल पे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र होके एकदम आराम से बैठिए और एक हफ्ता कुछ ना बोलिए, कुछ भी मत बोलिए, बस मुझे पढ़ाने दीजिए। उसके बाद आपको अच्छा बोलना है आप अच्छा बोल सकते हो, आपको बुरा बोलना है आप बुरा बोल सकते हो। ठीक है, मगर 6 दिन 1 वीक अब सिर्फ मुझे सुनो। आज पीपीटी आई है, पीपीटी से पढ़ो। कल मैं पैटर्न और चेंज करूंगी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सर से भी अभी आपकी बात करा दी इसीलिए। ठीक है, बस 6 दिन एकदम चुप रह के पढ़ो, मुझे बिल्कुल भी कोई भी ज्ञान मत देना। मैं जैसे पढ़ा रही हूं वैसे पढ़ो, मैं सिखा के भेजूंगी, एकदम सत्य बात है, सिखा के भेजूंगी। ठीक है, सारी चीजें और टाइम पर खत्म करा दूंगी, नो एक्स्ट्रा क्लासेस। 70 घंटे हैं तो 70 से 80 घंटे में एफएम खत्म होगी और आपको सब याद हो जाएगा। ऐसे ऐसे बेहतरीन एग्जाम्पल्स दिमाग में है ना, जब सुनाना शुरू करूंगी तो तुम हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे और तुम्हें बहुत मजा आएगी। मगर तुम्हें अगर मुझे तुम्हें थोड़ा सा एंटरटेन करना है ना, तो मेरा मूड अच्छा होना चाहिए, मैं खुश होनी चाहिए, तभी तो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल निकलेंगे दिमाग से। अब ऐसे आप डिस्टर्ब करते रहोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, मैं भी कहीं ना कहीं क्या होगा, एंगेज हो जाऊंगी दूसरी चीज में। तो मुझे फ्री छोड़ो, कोई ज्ञान मत दो, सिर्फ अपनी नोटबुक संभालो, मेरा कंटेंट संभालो, दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट, बस इतना ही करना है आपको। तो यहां पर मोहर सर्किल जो है वो आपका पॉइंट में रिड्यूस हो जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक की कंडीशन। अब क्या करते हैं, कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डेंसिटी और मास डेंसिटी। डेंसिटी और मास डेंसिटी क्या होती है? बहुत ही बचपन में पढ़ा है, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी फ्लूइड की। क्या प्रॉपर्टी है कि भाई अगर यहां पर देखो, इसको एब्सोल्यूट डेंसिटी भी बोलेंगे, यूनिट मास और स्पेसिफिक मास भी बोला जाता है। क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। What is density? It is a ratio of mass of the fluid per unit volume। मतलब अगर हम यहां पर एक यूनिट वॉल्यूम कंसिडर कर लें, मान लो यहां पर इसका जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब है, ठीक है, तो इसके अंदर आपका कितना मास फ्लूइड का होगा, वो मास बटे वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी के बारे में बताता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मास बाई वॉल्यूम इज नोन एज द डेंसिटी। अच्छा, यूनिट कभी कोई पूछ लेता है तो बहुत ही सिंपल है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आपका डेंसिटी ऑफ मास हो जाएगा। ठीक है, यूनिट हो गई। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? मास को कैपिटल एम से लिखते हैं, मीटर वॉल्यूम क्या है? मीटर क्यूब, इसको एल की पावर -3 से लिखेंगे। ठीक है, तो एम एल की पावर -3 टी की पावर 0, ये क्या हो गया? दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द डेंसिटी। याद रखना है आपको डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाने वाली हूं। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ये समझ आ गया। अच्छा, लिक्विड्स के केस में देखोगे तो लिक्विड्स में अगर आपने सपोज कर लो किसी कंटेनर में, लेट्स कंसीडर कि हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है। चलो बनाते हैं कंटेनर बढ़िया सा, एक कंटेनर बनाते हैं बहुत ही जबरदस्त।
ठीक है, मान लो ये कोई कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर अपन लोगों ने क्या भर दिया है, लिक्विड भर दिया है। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर आपने क्या भर दिया है, लिक्विड भर दिया। आप मुझे बताओ इस लिक्विड का कुछ मास होगा, बिल्कुल होगा मैम, एम मास होगा। इस लिक्विड का कुछ वॉल्यूम होगा, हाँ मैम, वी वॉल्यूम होगा। आप मुझे बताइए क्या लिक्विड का वॉल्यूम चेंज होता है? नहीं। लिक्विड जनरली कैसे कंसिडर करे जाते हैं, इनकंप्रेसिबल। अगर मैं इस बोतल के अंदर पानी आपको दिखाऊं, ठीक है, और मैं बोलूं कि बेटा एक काम करो, इस बोतल को खोलो, इसके अंदर एक छोटा सा पिस्टन लगाओ और इस लिक्विड को दबाने की कोशिश करो, ठीक है, इस लिक्विड को दबाने की कोशिश करो, तो जैसे आप इस लिक्विड को दबाओगे ये दबेगा ही नहीं, क्योंकि लिक्विड्स क्या है, जनरली इनकंप्रेसिबल्स है, कंप्रेस नहीं होते हैं। मगर गैसेस में अगर आप देखोगे तो मॉलिक्यूल्स जो है वो काफी दूर दूर होते हैं। जैसे कि एक कंटेनर में आपको और बना दूं, ठीक है, यहां पर देखना जरा, लेट्स कंसिडर कि मेरे पास एक कंटेनर और है, ठीक है, एक कंटेनर मेरे पास और है, और इसमें अगर आप देखो तो मॉलिक्यूल्स गैसेस के जो होते हैं दूर दूर होते हैं। तो इनमें क्या होता है, गुंजाइश होती है कि हम इनको पास पास ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन। और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मैंने आपको क्या बताया, क्लोजली स्पेस्ड हैं, एक दूसरे के पास पास है। सॉलिड के और ज्यादा क्लोजली स्पेस्ड हो जाते हैं। तो सॉलिड्स भी जनरली क्या है, हम कंसिडर मतलब फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं तो लिक्विड जनरली क्या है, इनकंप्रेसिबल है। तो हमेशा ध्यान रखना लिक्विड्स के केस में जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, डेंसिटी इज कांस्टेंट। मगर गैसेस के केस में अगर आप देखोगे तो डेंसिटी चेंज होगी, और किसका फंक्शन होगा, प्रेशर और टेम्परेचर का। अगर आप प्रेशर चेंज करोगे तो भी गैसेस की डेंसिटी चेंज हो जाएगी, और अगर आप यहां पर टेम्परेचर चेंज करोगे तो भी गैसेस की डेंसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि गैसेस क्या है, कंप्रेसिबल है। अब सोच के बताना कि क्या होगा। अगर मुझे मान लो यहां पर हमारा कंटेनर है, ठीक है, मुझे इसके प्रेशर को बढ़ाना है, तो प्रेशर कैसे बढ़ेगा गैस का, सोचो। प्रेशर का मतलब क्या होता है, दो चीजों से प्रेशर बढ़ा सकते हैं, या तो मैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां डाल दूं, 150-200 मॉलिक्यूल गैस के और लेके आऊं और इतनी ही जगह पर डाल दूं, तो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो ज्यादा दीवार पे जाके टकराएंगे, सिलेंडर की वॉल पे टकराएंगे। हमेशा ध्यान रखो प्रेशर कहां से आ रहा है, गैस का। जब हम प्रेशर बोल रहे हैं वो प्रेशर क्या है, गैस का प्रेशर का मतलब है जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितना इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, किसके ऊपर, सिलेंडर की वॉल पर। तो अभी इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सिलेंडर की वॉल से टकरा रहे हैं, अगर हम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डाल देंगे तो क्या होगा, यहां पर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वॉल से टकराएंगे, तो प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। दूसरी चीज ये समझने की कोशिश करिए, अगर मुझे यहां पर इसके प्रेशर को बढ़ाना है तो क्या मैं ऐसा करूं कि इसको कंप्रेस कर दूं और कांस्टेंट टेम्परेचर पर कंप्रेस कर दूं। तो आपको भी पता है अगर ये आइडियल गैस है PV = mRT होता है। P जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। तो अगर यहां पर मैं प्रेशर को इंक्रीज करती हूं तो मुझे इस मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही मैं कंप्रेस करूंगी तो वॉल्यूम घट जाएगा, जैसे ही वॉल्यूम घटेगा तो देखो डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन कैसा है, जल्दी से मुझे बताओ। डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। अगर आपका वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर हम प्रेशर की रिस्पेक्ट में बात करें, आप प्रेशर बढ़ाओगे तो मुझे बताओ जरा डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी, जल्दी से मुझे बताइए। टेंशन ना लो, कल से वैसे ही पढ़ाऊंगी जैसे मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। अभी कोई कमेंट करोगे, मैं पीपीटी चेंज नहीं कर सकती, आप भी समझ रहे हो। आज मैं पीपीटी लेके आई हूँ, उसी से कंटिन्यू करूंगी। कल मस्त तरीके से अपन लोग आपस में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, जैसे मैं पढ़ाती हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। और मैं भी थोड़ा सा, मेरा भी माइंड फ्रेश हो जाएगा, मैं भी हंसते खेलते आपको पढ़ाऊंगी, आप भी हंसते खेलते पढ़ोगे, ठीक है। तो टेंशन ना लो। अब आप कुछ बच्चे बोल रहे हैं डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, फिर से सुनो मैंने क्या बोला। आपने क्या करा, इस गैस के प्रेशर को बढ़ाने के लिए इस पिस्टन को नीचे दबाया, पिस्टन को हम नीचे लेके गए तो गैस कंप्रेस हो रही है। अगर गैस कंप्रेस हो रही है, देखो जरा यहां पर, अगर गैस कंप्रेस हो रही है तो आपको देखने में मिल रहा है कि प्रेशर तो बढ़ रहा है भैया, प्रेशर तो बढ़ रहा है, मगर इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा
कि पहले पिस्टन तो यहां था, गैस को कंप्रेस करते करते पिस्टन यहां पर पहुंच गया है। तो पहले तो वॉल्यूम इतना था बेटा, मगर अब वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो इतना हो चुका है। पहले ये पूरा वॉल्यूम V1 था, अब इतना वॉल्यूम बचा है V2। पहले मॉलिक्यूल्स इस तरीके से यहां पर पूरे सिलेंडर में थे, अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहां पर कहीं पर सिमट गए हैं। आपने इधर से इधर जाने में प्रेशर तो इंक्रीज करा है, मगर इसी के साथ साथ वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो गया। तो वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा तो आपको भी पता है कि डेंसिटी मैम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। वॉल्यूम बढ़ेगा, नो 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 नो, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी कभी गैसेस के केस में आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को कैसे बढ़ाएंगे? देखो यहां पर हम क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। ठीक है, जीवन में आग लगा देते हैं, गैस के जीवन में, अपने जीवन में नहीं लगाना है। ठीक है, तो जैसे ही यहां पर आप हीट दोगे, इसके अंदर क्या कर रहे हो, हीट का ट्रांसफर कर रहे हो, ये हीट अंदर जाएगी। जैसे हीट अंदर जाएगी तो आप मुझे बताओ मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। जो मॉलिक्यूल धीमे 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 डांस कर रहे थे, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे थे, अब वो बहुत तेजी से करेंगे। बहुत तेजी से अगर रैंडमनेस बढ़ गई आपके पिस्टन सिलेंडर के अंदर, तो ये मॉलिक्यूल अब धड़ाधड़ 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 इस पिस्टन को धक्का मारेंगे, इस पिस्टन को धक्का मारेंगे। और जैसे ही इस पिस्टन को धक्का मारेंगे तो पिस्टन किधर जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में। और जैसे ही पिस्टन ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। है कि नहीं? आ रही बात समझ में? जैसे ही ये पिस्टन ऊपर की डायरेक्शन में भागेगा तो वॉल्यूम तुरंत बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ा, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी क्या होगी, घट जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखियो, प्रेशर बढ़ाने पर डेंसिटी बढ़ जाती है, मगर टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी घट जाती है। हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही आप किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी डेंसिटी जो है वो आपकी घटने वाली है। डेंसिटी विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पिस्टन ऊपर की तरफ भागेगा तो वहां पर फिर आपकी डेंसिटी घट जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये चीज हमने समझ ली, इसको मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, कि अगर आप यहां पर ध्यान से देखो जरा, अगर आप यहां पर प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ती है। इसी के साथ अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या होगा बेटा, डेंसिटी आपकी घट जाएगी। ठीक है, डेंसिटी विल डिक्रीज। पहले वाले केस में PV इज इक्वल टू MRT क्या है? ये बेटा एक आइडियल गैस इक्वेशन है जो गैस के लिए एप्लीकेबल होती है। आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैम अगर हमें डेंसिटी को मेजर करना है तो क्या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं? बिल्कुल है इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हम यहां पर क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग बैलेंस की मदद से भी डेंसिटी निकाल सकते हैं, वेइंग मशीन की मदद से। मैम वेइंग मशीन की मदद से कैसे निकाल लेंगे? देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, डेंसिटी है क्या, मास बाई वॉल्यूम है ना। तो एकदम सिंपल सी बात है कि अगर हम एक यूनिट फ्लूइड ले लें और एक यूनिट फ्लूइड को लेके उसके मास को मेजर कर लें तो मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी आ जाएगा। मान लो आपको मैंने एक टास्क दिया कि भैया जी यहां जरा एक तालाब बना हुआ है, तालाब बना हुआ है, तालाब के पास जाइए। आपने क्या करा, 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड यहां से उठा लिया। ठीक है, 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड यहां से उठा लिया, और जो ये 1 यूनिट वॉल्यूम आपने उठाया है फिर आपको उसका मास निकालना है। ठीक है, मास निकालना है। तो जैसे ही मास निकालोगे तो कैसे निकालोगे भाई, स्प्रिंग बैलेंस की मदद से। ये देखो यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस का फोटो बना हुआ है, वेइंग मशीन पर रख दोगे, जी से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर मास तब भी पता चल जाएगा। ये भी आपने देखा होगा, फिजिकल बैलेंस एकदम तराजू जैसा लगता है, जैसे कानून का तराजू है कि नहीं। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, आराम से मास निकाल लेंगे। ठीक है, और जैसे ही मास निकल आएगा तो ऑब्वियस सी बात है मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी निकल आएगी। तो कई बार क्या होता है, आपसे पूछता है कि भाई डेंसिटी निकालने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा एक चीज और देखिए, अगर आप मास बाई वॉल्यूम देखोगे सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी। क्या इसमें कहीं ग्रेविटी है? तो ये एक बड़ी खास बात है। अगर आप गैस को या किसी भी फ्लूइड को लेके उसकी डेंसिटी अर्थ पर मेजर कर लो और डेंसिटी चांद पर ले जाके मेजर कर लो, ठीक है, चाहे अर्थ पर डेंसिटी मेजर कर लो चाहे उसकी डेंसिटी चांद पर ले जाके मेजर कर लो, हमेशा डेंसिटी आपको सेम देखने को मिलने वाली। डेंसिटी हमेशा क्या होगी बेटा, आपको सेम देखने को मिलने वाली। इसी के साथ साथ हमेशा ध्यान रखो, मान लो आपके पास तेल है और पानी है, तेल और पानी दोनों को मिक्स करके आप रख दोगे
तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जो ज्यादा डेंस होगा, जिसका घनत्व ज्यादा होगा, वो नीचे हमेशा सेटल डाउन होगा। तभी तो आप देखते हो, आप पत्थर मारते हो किसी पानी में या कहीं पर कोई तालाब में, तो पत्थर अंदर चला जाता है। क्यों अंदर चला गया? क्योंकि पत्थर की डेंसिटी ज्यादा है, उस सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेरिजन टू जिस लिक्विड में आपने उस पत्थर को डाला है। ऑयल और पानी को आपने मिक्स करके रख दिया, ऑयल हमेशा ऊपर चला आएगा, पानी नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस डेंसिटी जो ये प्रॉपर्टी है, इसकी मदद से हम ये भी चेक कर पाते हैं कि भाई कौन सी चीज नीचे बैठेगी, कौन सी चीज तल पर जाने वाली है और कौन सी चीज ऊपर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान कर सकते हो कि भाई डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी है, चाहे अर्थ पर निकालो चाहे चांद पर निकालो। जब डेंसिटी का ग्रेविटी का फर्क आ रहा है मगर डेंसिटी में ग्रेविटी है ही नहीं, तो आपको वैल्यू सेम मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं यहां पर बात करूं, एक और बहुत ही बढ़िया पॉइंट है कि भाई डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है। तो हमेशा ध्यान रखो, वाटर की जो डेंसिटी है, मैक्सिमम डेंसिटी, वो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। किस टेम्परेचर पर बेटा मिलती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैम ये 4 ही डिग्री सेंटीग्रेड पर क्यों मिल रही है पानी की डेंसिटी? तो हमेशा ध्यान रखो, पानी को अगर आप देखोगे तो ये क्या होता है? H2O होता है। तो यहां पर आपने देखा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होती है। तो प्रैक्टिकली जब हमने टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम बनाया तो हमने यहां पर देखा कि सपोज कर लो जैसे -30 डिग्री पर बर्फ थी। ठीक है ना, बर्फ भी तो पानी है, H2O ही तो है, मगर सॉलिड अवस्था में है। हमने उसको क्या करा? हीट करना शुरू करा, गर्म करना शुरू करा। तो -30 डिग्री से लेकर अगर आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखोगे तो हमने ऐसा पाया कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। मगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड में एक वियर्ड सा बिहेवियर देखा गया पानी में। और सिर्फ पानी में ही नहीं, कुछ और ऐसे सब्सटेंस है जिसमें इस तरीके का बिहेवियर देखा गया, जिसमें हमने देखा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी का वॉल्यूम था वो मिनिमम था। उसके बाद हमने 4 डिग्री से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, 5 डिग्री करा, 6 डिग्री करा, 7 डिग्री करा, फिर से पानी का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया। तो 4 डिग्री से पहले भी वॉल्यूम ज्यादा था, 4 डिग्री के बाद भी वॉल्यूम ज्यादा था, मगर 4 डिग्री ही एक ऐसा टेम्परेचर था जिसमें जो पानी और बेसिकली जो वाटर है उसका जो वॉल्यूम था वो मिनिमम था। अब आपको खुद पता है कि डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम होती है। अगर वॉल्यूम मिनिमम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस वियर्ड से बिहेवियर की वजह से हमने देखा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें वाटर की डेंसिटी 1000 मिलती है और ये उसकी मैक्सिमम डेंसिटी है। अगर 4 डिग्री से कम टेम्परेचर करोगे, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो डेंसिटी कम होगी, 997 के आसपास होगी, 998 के आसपास होगी। 4 डिग्री के बाद जाओगे तब भी इसी तरीके की डेंसिटी मिलेगी। तो 1000 क्या है? वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी है। ठीक है, अगर आप यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, डेंसिटी बढ़ेगी। और अगर आप यहां पर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, तो डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। दोनों बातें भी यहां पर लिख दी है। ठीक है, अब कुछ बेसिक फ्लूइड्स हैं, कुछ बेसिक फ्लूइड्स है जिसकी डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए। कैसे कैसे फ्लूइड्स हैं? जैसे कि पानी हो गया। ठीक है, पानी की डेंसिटी कितनी बताती है? 1000। ऑयल की डेंसिटी याद रखो, कई जगह पर आपको 800 भी देखने को मिलेगी और कई जगह पर 860 भी देखने को मिलती है। तो टेंशन मत लेना कि गलत कौन सा है, सही कौन सा है, क्योंकि कई सारे ऑयल होते हैं ना। एडिबल ऑयल होता है, इसी के साथ साथ क्रूड ऑयल देखने को मिलेगा और आपको मोटर ऑयल देखने को मिलेगा। तो ये लगभग मोटर ऑयल की डेंसिटी यहाँ पर लिखी हुई है 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसी तरीके से मरकरी भी एक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी कितनी होती है? 13600। ठीक है, इसी के साथ साथ ग्लिसरीन की बात करें तो 1260 किलोग्राम देखने को मिलेगा। एयर की डेंसिटी कितनी होती है? हमेशा ध्यान रखिए, जो एयर की डेंसिटी होती है वो 1.2 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होती है। और एयर की डेंसिटी क्या आप ऐसे बता सकते हो, जनरली बोल सकते हो कि ये एयर की डेंसिटी होगी? नहीं, एयर तो क्या है? कंप्रेसिबल फ्लूइड है। एयर की डेंसिटी किसका फंक्शन है? प्रेशर टेम्परेचर का। इसका मतलब है कि अगर हम प्रेशर टेम्परेचर चेंज करते रहेंगे तो एयर की डेंसिटी भी चेंज होती रहेगी। तो अगर मैं यहां पर एयर की डेंसिटी की बात करूं और आपसे बोलूं कि एयर की डेंसिटी कितनी होगी, तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि हमें प्रेशर टेम्परेचर फिक्स करना पड़ेगा कि भाई इस प्रेशर, इस टेम्परेचर पर एयर की डेंसिटी बताओ। तो वो जो टेम्परेचर है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, 760 भी कई जगह पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बट मैंने जो लिखवाया 800 यही लिख के चलो।
आइस की डेंसिटी की बात आगे जाके करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। अभी हम जब बुओयेंसी फ्लोटेशन में बात करेंगे तब आइस की भी बात करेंगे। तो एयर की अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करें तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। अब केल्विन में है तो डिग्री सेंटीग्रेड में आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर आपको देखने को मिलता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पर अगर आप देखोगे तो 1.2 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आपको एयर की डेंसिटी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, ये छोटी सी बेसिक डिटेल मैंने यहां पर लिखी है, उसे ध्यान रखना। 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो 101325 पास्कल ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इसको 10.3 मीटर ऑफ वाटर भी बोलते हैं, 760 mm ऑफ Hg भी बोलते हैं, और इसी के साथ साथ ये हमारा 760 टॉर भी कहलाता है, 1.013 बार भी कहलाता है, ठीक है। और एक बार जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10⁵ पास्कल। आई नो अभी नहीं समझ आएगा, अभी नहीं समझ आएगा क्योंकि अभी हमने प्रेशर के बारे में नहीं पढ़ा है, तो इसको हटा दो, मत पढ़ो, छोड़ दो। जब हम फ्लूइड स्टैटिक में जाएंगे प्रेशर के बारे में समझेंगे, टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में समझेंगे, उसकी यूनिट की डिटेल्ड स्टडी करेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा पास्कल क्या है, बार क्या है, 760 mm ऑफ Hg क्या है, 10.3 मीटर ऑफ वाटर क्या है। हर एक चीज में क्रिस्टल क्लियर आइडिया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात। तो यहां पर देखो जरा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट की बेसिकली बात करने वाले हैं कि स्पेसिफिक वेट क्या होता है। तो हमेशा ध्यान रखो, वेट पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। मतलब क्या है, देखो जरा, इसको आप गामा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है स्पेसिफिक वेट का, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, वेट को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू ग्रेविटी, और वॉल्यूम को भी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखना जरा, एक तो हमें W/V फॉर्मूला मिल गया, और मास बाई वॉल्यूम कितना होता है, डेंसिटी होता है इनटू जी हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो ये क्या कहलाता है, स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक मास क्या था, मास पर यूनिट वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट क्या है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम लोग रोज ही भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं यहां पर स्पेशली गैसेस की बात करूं तो गैसेस गैस में जो डेंसिटी थी वो किसका फंक्शन थी, प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन थी। मगर स्पेसिफिक वेट अगर आप देखोगे तो प्रेशर, टेम्परेचर और इसी के साथ साथ वॉल्यूम का, ग्रेविटी का भी फंक्शन होने वाली है, ठीक है। तो यहां पर देखो, स्पेसिफिक वेट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड ग्रेविटी, ठीक है। जी की वैल्यू जनरली क्या ले सकते हो, 9.81 ले सकते हो, अगर नहीं दी है आप 10 भी ले सकते हो। इसी के साथ अगर हमें वाटर का स्पेसिफिक वेट निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, डेंसिटी वाटर की 1000, जी की वैल्यू 9.81 होगी, कैलकुलेट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना, जो सी का स्पेसिफिक वेट होता है वो ज्यादा होता है सी वाटर का एज कंपेरिजन टू दी नॉर्मल वाटर, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो, अगर हम मास डेंसिटी निकालते हैं तो अर्थ पर और इसी के साथ साथ चांद पर, मून पर, दोनों जगह मास डेंसिटी सेम मिलेगा। आप मुझे बताओ क्या वेट डेंसिटी भी सेम मिलेगा, बताओ। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए भाई, फंक्शन कैसे होगा, कुछ एग्जाम्पल प्लीज। ये क्या है भाई, चलो चलो इधर ध्यान दो, ठीक है। अब आप नहीं सुनने वाले कुछ, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, और मैं अपने ही फ्लो में पढ़ाऊंगी भाई, जैसे मैं पढ़ाती आ रही हूँ। मैंने 5 बैचेस HSC JEE में लास्ट 6 मंथ में फ्लूइड मैकेनिक्स से कवर करे हैं विद वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है। सो आई विल फॉलो माई रूल्स, नो वन कैन ब्रेक इट, सो डूड डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। सेम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मून की ग्रेविटी अलग है, अर्थ की ग्रेविटी अलग है। जनरली अगर आप मून की ग्रेविटी देखोगे ना तो 1/6 होती है अर्थ के कंपैरिजन में। मतलब अर्थ का अगर जी 9.81 है तो मून का जी कितना होगा, 9.81 डिवाइड बाय 6। एक छोटा सा डेटा मैंने यहां पर और लिख दिया है। कई बार वेट का जो यूनिट होता है हम तो जनरली न्यूटन में ही कंसिडर करते हैं, बट कई बार इसको डाइन में भी दे देता है। तो आपको यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ठीक है। 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। आगे सुनिए मेरी बात थोड़ा सा। वाटर की हमने यहाँ पर क्या कर दिया, वाटर का हमने स्पेसिफिक वेट निकाल दिया। वेट डेंसिटी बेसिकली है क्या, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसको बेसिकली मैकेनिकल वाले तो समझ सकते हैं, बट सिविल वालों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो बेसिकली क्या हो, मास इंडिपेंडेंट हो,
ठीक है, मतलब मास चेंज करने की वजह से आपकी वेट डेंसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें तो ये एक और नई प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम बाई मास। वॉल्यूम बाई मास क्या होगा, देखो अगर मैं इस वॉल्यूम को मास के नीचे भेज दूं तो मास बाई वॉल्यूम हो जाएगा, डेंसिटी का फॉर्म बन जाएगा 1/ρ। तो हमेशा ध्यान रखो जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई मास। अब इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। देखो इतने सारे प्रॉपर्टीज के टर्म देखोगे, मास डेंसिटी है, मगर मास डेंसिटी आपको क्या बता रही है, जो भारी होगा वो नीचे सेटल डाउन होगा, जो हल्का होगा वो ऊपर तैरने वाला है। वेट डेंसिटी आपको क्या बता रही है, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में भी आपका क्या चेंज होने वाला है, वेट बाई वॉल्यूम चेंज होने वाला है। तो मास डेंसिटी देखोगे इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी है, वेट डेंसिटी देखोगे दैट इज डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी चेंज हो रही है तो स्पेसिफिक वेट भी आपका चेंज हुआ जा रहा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको क्या बताती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रिलेटिव इंफॉर्मेशन देती है। रिलेटिव इंफॉर्मेशन मतलब कौन हल्का होगा कौन भारी होगा। हल्का भारी पता करने के लिए हम रिलेटिव डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है, हमेशा ध्यान रखो, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ये एक डायमेंशनलेस टर्म है। ये क्या है, एक डायमेंशनलेस टर्म है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है। डेंसिटी बाय डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी बाय डेंसिटी क्या हो जाएगा, ऊपर किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है नीचे किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, दोनों कट जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलने वाला है, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलने वाली है। इसका यूनिट अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको यूनिट मिल जाएगा m⁻0 L⁻0 T⁻0। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछा गया था। सबका स्पेसिफिक वॉल्यूम बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, जो डेटा मैं दे रही हूं बस उतना ही मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो जरा, ये क्या है, डायमेंशनलेस टर्म है। यहां पर स्टैंडर्ड फ्लूइड हमेशा क्या लेंगे, वाटर। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया मैकेनिकल के एग्जाम में एसएससी जेईई 2023 में, बोला गया कि ऑयल है, ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 है, आपको यहां पर डेंसिटी बतानी थी, डेंसिटी कितनी होगी। तो फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यहां से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ये 0.7 हो जाएगा। स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारा क्या होता है 1000, तो यहां पर 700 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा 700 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये आपकी डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये काफी यूजफुल प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि बड़ी बड़ी डेंसिटीज की वैल्यूज अब हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हम स्पेसिफिक ग्रेविटीज के टर्म में डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड को ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है अल्टीमेटली जो कुछ भी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें देगा उसमें जैसे ही हम 1000 का मल्टीप्लाई कराएंगे हमें डेंसिटी यहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड हमेशा वाटर होगा 4 डिग्री पर, जिसकी डेंसिटी हमें हमेशा 1000 लेनी है। इसी के साथ साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की कितनी होती है, इक्वल टू 1 होती। कैसे पता चला, देखो जरा, अगर मैं यहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालूं वाटर की, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। फ्लूइड की डेंसिटी कितनी होगी 1000 होगी, स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी 1000 है। तो आप मुझे बताइए यहां से स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आ जाएगी, सोचो, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर। ठीक है, आई बात समझ में, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू दी 1। अब कोई फ्लूइड अगर ऐसा है, मान लो आपने मरकरी का यहां पर क्या करा, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली। मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालोगे, मरकरी की डेंसिटी डिवाइड बाय 1000, 13.6 हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मान लो एल्कोहल है, ठीक है, तो एल्कोहल को अगर आप यहां पर कंसिडर कर लो, ठीक है, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आप निकाल सकते हो। ये एल्कोहल चलो रहने दो, आप 2-3 चीजें यहां पर एक साथ देखो जरा, देखो जरा, पीपीटी हटाओ, पहले इसको देखो। अगर मुझे यहां पर मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो डेंसिटी ऑफ मरकरी रख दिया डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड कितना है 1000 है, 13.6 आ जाएगा। आप मुझे बताइए स्पेसिफिक ग्रेविटी
अगर मुझे यहाँ पर ग्लिसरीन की निकालनी होगी तो हमेशा ध्यान रखो ग्लिसरीन की जो डेंसिटी होती है 1260 हो जाएगी, और इसी के साथ साथ स्टैंडर्ड फ्लूइड कितना होगा 1000 हो जाएगा, 1 2 3 1.26 आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, आंसर करिए, बताइए बताइए बताइए, जल्दी से बताइए, आंसर करिए। आंसर करिए, ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, ऑयल की डेंसिटी कितनी है? अभी मैंने आपको ऑयल की डेंसिटी कितनी लिखवाई है, 800 लिखवाई है, ठीक है। इसी के साथ स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी 800, तो ये आपका हो जाएगा 0.8, ठीक है, 0.8 हो जाएगा। आप निकालना सीख गए, सबकी स्पेसिफिक ग्रेविटीज आप यहां पर निकाल सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखना है कि रिलेटिव डेंसिटी जो है उसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, और इसी के साथ साथ स्टैंडर्ड फ्लूइड हमेशा वाटर लेंगे। अच्छा मैम, एयर के केस में भी क्या स्टैंडर्ड फ्लूइड हमेशा वाटर लेंगे? गैसेस के केस में बेसिकली, क्योंकि मरकरी तो चलो लिक्विड है, ऑयल भी लिक्विड है, ग्लिसरीन भी लिक्विड है, तो लिक्विड के केस में जो स्टैंडर्ड है, जो राजा है, वो कौन है? वाटर है। गैसेस के केस में अगर आप देखोगे तो गैसेस के केस में कौन राजा होगा? एयर होगी। तो जब भी कभी किसी एयर की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं ना, तो हम लिखते हैं डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड गैस, जो कि आपकी हमेशा क्या होती है? एयर होती है, ठीक है, जो कि हमेशा क्या होती है? एयर होती है। ये एक चीज छोटी सी आपको ध्यान रखनी है। तो ये टोटल 3-4 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, विस्कोसिटी। अगर कोई फ्लूइड है, आप देख रहे हो कि फ्लूइड हमारा कंटिन्यूअस मोशन करता है, कहीं पर फ्लो हो रहा है तो लगातार फ्लो होता जाता है, मगर ऐसा तो है नहीं कि पूरे जीवन वो फ्लो ही होता रहेगा, कहीं ना कहीं तो जाके रुक रहा है ना। इसका मतलब है कि अगर कहीं पर फ्लूइड हमारा फ्लो हो रहा है, आपने एक चीज तो ऑब्जर्व कर ली कि मैम फ्लूइड जो है वो लेयर बाय लेयर फ्लो हो रहा है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर क्या कर रही है? रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, फ्रिक्शन क्रिएट कर रही है। इसको क्या बोलते हैं? इसको किस तरह का फ्रिक्शन बोलेंगे? देखो, जो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हो वो ड्राई फ्रिक्शन होता है, वहां पर दो मेटल्स के बीच में फ्रिक्शन आ रहा है, मगर यहां पर अगर आप देखोगे तो लिक्विड्स के बीच में फ्रिक्शन आ रहा है, लिक्विड्स के बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है। तो इसी रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। किसकी वजह से रेजिस्टेंस आ रहा है? विस्कोसिटी की वजह से। विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फ्लूइड लेयर्स के बीच में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, इट इज एन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल। दो पार्टिकल के बीच में जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं दो एडजेसेंट फ्लूइड पार्टिकल के बीच में आने वाला रेजिस्टेंस इज कॉल्ड विस्कोसिटी। फिर से सुनने की कोशिश करिए। लेट्स कंसीडर कि हमारे पास यहां पर क्या है? एक प्लेट है, एक प्लेट में इसके जस्ट ऊपर ले लेती हूं, ध्यान से समझना, और मैंने क्या करा? इस प्लेट को v वेलोसिटी से मूव करा दिया। v वेलोसिटी से ये प्लेट हमारी क्या होगी? मूव करने वाली। v वेलोसिटी से ये प्लेट हमारी क्या होगी? मूव करेगी, और इसके बीच में क्या होने वाला है? इसके बीच में आपका फ्लूइड भरा हुआ होगा, इसके बीच में आपका फ्लूइड भरा हुआ होगा। तो अगर आप यहां पर दो फ्लूइड की लेयर को कंसीडर कर लो, मान लो एक फ्लूइड की लेयर हमने ये कंसीडर कर ली, एक फ्लूइड की लेयर हमने ये कंसीडर कर ली, तो इन दोनों के बीच में क्या देखने को मिलेगा? इन दोनों के बीच में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अच्छा, इसी रेजिस्टेंस की वजह से तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल देखने को मिली थी। अगर फ्लूइड लेयर्स के बीच में रेजिस्टेंस ना होता तो क्या ये वेलोसिटी प्रोफाइल बनती? बताओ, अगर बीच में रेजिस्टेंस ना होता तो क्या ये वेलोसिटी प्रोफाइल बनती? बिल्कुल नहीं बनती। सारे फ्लूइड पार्टिकल आते और इसी वेलोसिटी से आगे चले जाते। क्योंकि पहला फ्लूइड पार्टिकल रुका, इसने अपने एडजेसेंट वाले फ्लूइड पार्टिकल को रोकने की कोशिश करी, इसने अपने एडजेसेंट फ्लूइड पार्टिकल को रोकने की कोशिश करी। तो ये जो कोशिश है यही तो रेजिस्टेंस है ना। तभी तो फ्लूइड बहते बहते आगे जाके रुक जाएगा। एक गिलास पानी लो, फर्श पे फेंक दो, थोड़ी देर बहेगा फिर जाके रुक जाएगा। इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस है। अच्छा, हर फ्लूइड अलग प्रकार का रेजिस्टेंस शो करता है। अगर मैं पानी और शहद को ले लूं तो आप मुझे बताइए, 1 लीटर पानी ले लो, 1 लीटर शहद ले लो, दोनों को बहा दो, कौन ज्यादा दूर तक जाएगा? सोचो, कौन ज्यादा दूर तक जाएगा? सोचो, 1 लीटर पानी लिया है, 1 लीटर शहद लिया है, दोनों को बहा दिया है,
दोनों को बहा दिया है एक ही सेम फर्श पर, तो आप मुझे बताओ पानी ज्यादा दूर तक जाएगा, ठीक है, या फिर आपका शहद ज्यादा दूर तक जाएगा? बताइए। पानी दूर तक जाएगा। अगर पानी दूर तक जा रहा है, इसका सिंपल सा क्या मतलब है? पानी के लेयर्स के बीच में रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि अगर ज्यादा रेजिस्टेंस होता तो फ्लूइड बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जा पाता, पहले ही रुक जाता। कोई अगर दूर तक पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि उनके बीच में जो रेजिस्टेंस है, फ्लूइड लेयर, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे जो रेजिस्टेंस लगा रहा है वो कुछ कम है एज कंपैरिजन टू द शहद, क्योंकि शहद तो जल्दी रुक जाएगा। इसका मतलब क्या है? शहद की विस्कोसिटी ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू द लिक्विड। लिक्विड मींस वाटर, क्योंकि पानी हमारा दूर तक जा रहा है, शहद उतनी दूर तक बह के नहीं जा पा रहा है, तो इसका मतलब है शहद जो है उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब है उसमें विस्कोसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अब कुछ बेसिक कैलकुलेशन करूंगी, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। आई नो आपका मेंटल स्टेट अभी वो नहीं है कि आप बेहतर तरीके से समझ पाओ, मेरा भी मेंटल स्टेट अभी वो नहीं है कि मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊं, बट आज की क्लास सक्सेसफुली क्लोज करते हैं, रोज की तरह नहीं करते हैं, ठीक है। थोड़ा सुन लो बेटा, ठीक है, प्यार से बता रहे हैं, सुन लो। विस्कोसिटी बेसिकली क्या है? एक डायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। क्यों बोला? क्योंकि फ्लूइड जब फ्लो होगा, जब उसमें शेयर फोर्सेस होंगे तब विस्कोसिटी आएगी। अगर कोई भी शेयर फोर्स नहीं है फ्लूइड में, फ्लूइड हमारा रुका हुआ है, तो क्या विस्कोसिटी का कोई यहां पर सिग्निफिकेंस होगा? नहीं होगा। फ्रिक्शन का सिग्निफिकेंस कब आता है? फ्रिक्शन का सिग्निफिकेंस कब आता है? जब दो लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन आता है। अगर जैसे कि ये सपोज कर लो सरफेस है, इसके ऊपर ये बॉडी ऐसे रखी है, तो क्या कोई फ्रिक्शन का सिग्निफिकेंस होगा? सिग्निफिकेंस मतलब क्या यहां पर आप फ्रिक्शन की बातें करोगे? नहीं करोगे, फ्रिक्शन की कोई बात नहीं करेगा। मगर जैसे ही ये बॉडी मूव करना शुरू करेगी आगे की तरफ, तो नीचे वाली जो सतह है ना, वो इसको इधर की डायरेक्शन में पुश करेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। हम जाना इधर चाहते हैं, मगर नीचे वाली जो सरफेस है वो इधर की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगी? एक रेजिस्टेंस फोर्स लगाएगी। तो हमको ये समझ आ रहा है कि जब बॉडी मूव कर रही है तभी फ्रिक्शन का सिग्निफिकेंस है। सिमिलरली जब तक फ्लूइड फ्लो नहीं करेगा, विस्कोसिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आ रही बात समझ में? तब तक विस्कोसिटी का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। क्या विस्कोसिटी मैम जीरो कंसीडर कर सकते हैं? नहीं, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत हो जाएगा। हाँ, एज सच अगर बात करें तो विस्कोसिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो उस सिचुएशन में विस्कोसिटी जीरो है, मगर एक्चुअल में फ्लूइड की विस्कोसिटी जीरो नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही फ्लूइड फ्लो होगा विस्कोसिटी पिक्चर में आ जाएगी, रेजिस्टेंस पिक्चर में आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो हमेशा ध्यान रखो, अगर फ्लूइड रेस्ट पर है तो विस्कोसिटी विल बी इक्वल टू द जीरो कह दो, या फिर कह दो देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ विस्कोसिटी, देयर इज नो सिग्निफिकेंस। इस केस में हम कह सकते हैं विस्कोसिटी इक्वल टू जीरो है, बट इट डजंट मीन्स के परमानेंटली विस्कोसिटी जीरो ही है लिक्विड की। नहीं, विस्कोसिटी है लिक्विड के पास, मगर जब रेस्ट पर है फ्लूइड तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। देयर इज नो वैल्यू, देयर इज नो डिस्कशन, कोई डिस्कशन ही नहीं है विस्कोसिटी का। तो ऐसे कई सारे केसेस बनते हैं। आपको पता चला कि मैम विस्कोसिटी पिक्चर में तभी आएगी जब फ्लूइड लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो। आप मुझे बताइए कि अगर एक ये फ्लूइड की लेयर है, एक ये फ्लूइड की लेयर है, दोनों एक साथ सेम वेलोसिटी से बढ़ रहे हैं, क्या इसमें विस्कोसिटी की कोई बात होगी? सोचो, बताइए बताइए बताइए, जल्दी से मुझे बताइए। अगर यहां पर, हाँ बाद में बात करेंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट थोड़ा बाद में डिस्कशन होगा, टेम्परेचर प्रेशर दोनों के ही रिस्पेक्ट में बात होगी। बट अभी आप यहां पर देखो, अगर एक लेयर फ्लूइड की ये है, एक फ्लूइड की लेयर ये है, दोनों समान वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या कोई विस्कोसिटी का डिस्कशन होगा? अब देखो यहां फ्लूइड रेस्ट पर नहीं है, फ्लूइड में मोशन है, मगर एज अ होल बॉडी फ्लूइड मूव कर रहा है। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही केस हो गया कि जैसे ये पानी की बोतल है, ये कंटेनर हो गया, इसके अंदर पानी है, अभी हम पकड़े हुए हैं तो फ्लूइड रेस्ट पर है, नो सिग्निफिकेंस, क्योंकि यहां पर कोई शेयर स्ट्रेसेस नहीं है।
कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो कोई विस्कोसिटी की बात भी नहीं है। अब मैं क्या करूं, इसी पानी के कंटेनर को देखो मैं वेलोसिटी दे देती हूं, मूव हो रहा है, आगे मूव हो रहा है, क्या अब विस्कोसिटी का कोई सिग्निफिकेंस है? नहीं, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैम अभी भी ये जो लिक्विड इसके अंदर भरा है ये एज अ रिजिड बॉडी पूरा मूव कर रहा है। ये यहां पर अगर आप देखोगे कोई शेयर स्ट्रेस अभी भी नहीं है मैम। अगर मैं मैम यहां पर दो फ्लूइड पार्टिकल को पकड़ लूं तो दोनों समान वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज द रिजिड बॉडी मोशन, देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ विस्कोसिटी, कोई भी सिग्निफिकेंस विस्कोसिटी का नहीं होगा। तो बिल्कुल समझ में आती है बात कि विस्कोसिटी तो पिक्चर में तभी आएगी जब रिलेटिव मोशन हो लेयर्स के बीच में, जब लेयर्स के बीच में क्या हो, रिलेटिव मोशन हो। अगर फ्लूइड रेस्ट पर है या फ्लूइड एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एज अ रिजिड बॉडी मूव कर रहा है तो कोई भी विस्कोसिटी का सिग्निफिकेंस नहीं होगा। जैसे कि यहां पर देखो जरा, फ्लूइड रेस्ट पर है, वेलोसिटी 0 है तो विस्कोसिटी 0 है। यहां पर पूरा कंटेनर जो है u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब भी विस्कोसिटी क्या है, 0 के ही बराबर है, u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहां पर पूरा कंटेनर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तब भी विस्कोसिटी 0 है। तीनों ही केसेस में अगर आप देखोगे, इन तीनों ही केसेस में देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ विस्कोसिटी। नो सिग्निफिकेंस ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का क्या होगा, कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गई, बहुत ही सिंपल सी बात है कि मैम विस्कोसिटी क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो दर्शाती है कि कोई भी फ्लूइड लेयर के बीच में कितना रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। हमने कल एक वेलोसिटी प्रोफाइल बनाई थी, उसी वेलोसिटी प्रोफाइल को यहां पर कॉपी करते हैं। बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। ये आपकी हो गई वेलोसिटी प्रोफाइल, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये भी समझ आ रही है कि मैम विस्कोसिटी जो है ना, यहां पर दो एडजेसेंट फ्लूइड लेयर की बात हो रही है। एडजेसेंट फ्लूइड लेयर का मतलब क्या है, अगल बगल वाले फ्लूइड लेयर। तो मान लेते हैं कि यहां पर तो नो स्लिप कंडीशन बनेगी, यहां की वेलोसिटी कितनी है, 0 के बराबर है। अगर बेटा यहां वेलोसिटी u है तो यहां पर वेलोसिटी कितनी मिलेगी, ये मिल जाएगी u प्लस du। आ रही है बात समझ में कि नहीं? एक बार फिर से देखो, अगर यहां पर या फिर कोई भी दो पार्टिकल ले लो, चाहे ये दो पार्टिकल ले लो, अगर मैं यहां पर मान लूं कि बेटा ये वेलोसिटी इसकी u है तो यहां पर वेलोसिटी कितनी मिलेगी, इससे कुछ ज्यादा, u प्लस du। आ रही है बात समझ में, u प्लस du। क्योंकि लगातार प्लेट से जब हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो लगातार फ्लूइड लेयर्स की वेलोसिटी बढ़ रही है। तो अगर आपने माना कि यहां पर जो फ्लूइड पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी u है तो उसके ऊपर वाले की कुछ ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी मैम, हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया कि u वेलोसिटी पहले थी, अब इसकी वेलोसिटी कुछ बढ़ गई होगी तो प्लस du चेंज इन वेलोसिटी को ऐड कर दिया। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल सी बात है। चेंज इन वेलोसिटी को क्यों ऐड करा, देखो अगर एक लेयर मान लो 2 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, दूसरी लेयर मान लो 4 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, दोनों के बीच में चेंज कितना है वेलोसिटी का, 2 मीटर। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि अगर ये u है तो ये कितना हो जाएगा, u प्लस du हो जाएगा। कैसे, ये u देखो 2 हो गया और चेंज कितना कंसिडर करा है, 2, तो ये 4 के बराबर हो जाएगा, वही वैल्यू मिल गई, है कि नहीं? डी का मतलब है चेंज। तो जब भी कभी हम बात करते हैं ना तो ऐसी बात करते हैं कि भाई अगर इसका u होगा तो u और इन दोनों के बीच का जितना चेंज होगा वो चेंज ऐड कर देंगे। सिंपल सी बात है। जैसे ये 2 मीटर से घूम रही थी, ये 4 मीटर से घूम रही थी, तो इसकी वेलोसिटी अगर मैं u मान लूं तो इसकी वेलोसिटी तो मैं u प्लस du लिख ही दूंगी ना। कैसे, u 2 यहां आ गया और इन दोनों के बीच का चेंज कितना है, 2 दे रहा है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2, देखो 4 आ गया। तो इसका मतलब है इन जनरल अगर लिखें तो अगर इसको u बोल रहे हैं तो इसको u प्लस du बोल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि मैम एडजेसेंट फ्लूइड लेयर को पकड़ के चलो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक फ्लूइड पार्टिकल आपने यहां पकड़ लिया, दूसरा यहां पकड़ लिया, ये नहीं चलेगा मैम, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो अगल बगल वाले फ्लूइड लेयर्स के बीच में है। अगर आपको मुझे रेजिस्टेंस समझाना है तो आपको अगल बगल वाले फ्लूइड लेयर लेके ही चलना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है चलो जैसा आप बोलो। ठीक है, तो यहां पर एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ माननी पड़ेगी। सो लेट्स कंसीडर कि ये dy है,
कोई दिक्कत तो नहीं, वाई डायरेक्शन में dy ले लिया, ठीक है, वाई डायरेक्शन में dy ले लिया। अच्छा देखो, अगर ये प्रोफाइल देखोगे, क्या ये प्रोफाइल लीनियर है? ठीक है, बताइए जरा, क्या ये प्रोफाइल लीनियर है? सोचो, आप बोलोगे मैम लीनियर तो नहीं है, एक ग्राफ को फॉलो कर रही है। ये ग्राफ मैम कुछ भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहां पर, मगर ये लीनियर तो नहीं है। मगर एक चीज आप ये सोचो, पूरी प्रोफाइल लीनियर नहीं है मैंने माना, मगर ये दो फ्लूइड के पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे के इतने करीब हैं, क्या मैं इनके बीच में लीनियर प्रोफाइल मान सकती हूं? बुरा तो नहीं मानोगे? क्योंकि मैं क्या चाहती हूं, कैलकुलेशन करना। मैं चाहती हूं कि मैं थोड़ा कैलकुलेशन करूं और यहां पर देखूं कि कितना शेयर स्ट्रेन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्लूइड तो बह रहा है, फ्लूइड कंटिन्यूअसली डिफॉर्म कर रहा है, तो जरूर इसके बीच में क्या आया होगा, शेयर स्ट्रेन आई होगी, ठीक है, वो भी शेयर स्ट्रेन नहीं, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, टाइम के साथ जो लगातार चेंज हो रही होगी। तो हमने कहा कि पूरी प्रोफाइल को तो हम लीनियर नहीं मान सकते, मगर दो एडजेसेंट फ्लूइड लेयर को लेकर तो हम लीनियर कंसीडर कर ही सकते हैं। तो ये पूरा सेक्शन हम क्या करते हैं, अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये पूरा सेक्शन हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक पार्टिकल बेटा हमारा यहां पर हो गया, एक फ्लूइड पार्टिकल यहां पर हो गया, ये दोनों फ्लूइड पार्टिकल ये u वेलोसिटी से जा रहा है, ये किससे जा रहा है, u प्लस डी यू से, ये u वेलोसिटी से जा रहा है, u प्लस डी यू वेलोसिटी से, ठीक है। इसके बाकी का पूरा बना देते हैं। इस तरीके से था, ठीक है। तो एक चीज समझने की कोशिश करिए, मान लो कि आपको इतना एंगुलर डिफॉर्मेशन मिला, क्योंकि अगर यहां पर बीच में रेजिस्टेंस ना होता, बीच में वेलोसिटी के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी ना होती, तो जिस वेलोसिटी से फ्लूइड यहां से चला था ना, सेम इसी वेलोसिटी से फ्लूइड यहां से भी चल रहा होता और ये सारे एक साथ चल रहे होते। मगर चूंकि एक साथ नहीं चल रहे हैं, इसकी वेलोसिटी कम हो गई है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये आगे निकल गया है, तो डेफिनेटली एक एंगुलर डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिला है। मान लो वो डी थीटा, एक एंगुलर डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिला है, मान लियो वो डी थीटा है, ठीक है। तो आपको भी पता है कि ये कितना है, dy है। आप सपोज कर लो कि जो फ्लूइड पार्टिकल है यहां से जो यहां पहुंचा है, लेट्स कंसीडर कि dt टाइम में पहुंचा है, एक टाइम लगा होगा ना, इसको dt टाइम में पहुंचा है। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये पार्टिकल u वेलोसिटी से चला था, तो यहां से यहां पहुंचने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी dt टाइम में? पूरी लीनियर नहीं है बेटा, बस दो फ्लूइड पार्टिकल के बीच की जो दूरी है वो इतनी कम है, इतनी कम है, तो वहां पर कर्व नेचर ज्यादा दिख नहीं रहा है, तो हमने लीनियर मान लिया। पूरी थ्रू आउट प्रोफाइल की बात करोगे लीनियर नहीं है, ठीक है, मगर दो फ्लूइड पार्टिकल के बीच में लीनियर मान सकते हैं। तो आपने एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर हमें दूरी निकालनी है तो कितना होगा, चाल इंटू समय। अब अगर हम चाल की बात करें तो u चाल से चल रहा था, u वेलोसिटी से चल रहा था, कितने समय में यहां पहुंचा है, dt टाइम में। तो आप बोलोगे दूरी निकालना है तो चाल इंटू समय का मल्टीप्लाई करा दो। आप बोलोगे कि मैम ऊपर देखो, यहां से पार्टिकल यहां पहुंच गया है कि नहीं, यहां से पार्टिकल यहां पहुंच गया है, तो इसकी चाल कितनी थी, चाल इसकी थी u प्लस डी यू, और समय कितना था, dt था। अच्छा, ये डिस्टेंस u dt है, तो ये भी तो u dt होगी। अब dt अंदर मल्टीप्लाई कराया, u dt ये हो गया, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, du dt। इन दोनों को जोड़ो, देखो ऊपर वाला ही मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बेसिक मैथमेटिक्स में आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूं, है कि नहीं। तो उसके पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो हमें यहां पर एक ट्राइंगल देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है। बताओ कौन सा एंगल कंसिडर कर लें जिसमें बेस भी पता होता है और परपेंडिकुलर भी पता होता है। आप बोलोगे कि मैम टैन थीटा ले लियो, क्या ले लियो, टैन थीटा ले लियो। जैसे ही आप यहां पर टैन थीटा लोगे, जैसे ही आप यहां पर टैन डी थीटा कंसिडर करोगे, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बेटा कितना है, dy है, बेस कितना दे रहा है, ये आपका हो जाएगा du इंटू dt, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा परपेंडिकुलर क्या है, ये है, और बेस आप अच्छा ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड,
ये परपेंडिकुलर होगा, ये जो कि आपका हो गया डी यू डी टी, और बेस कितना हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा। कैसे, जिन दो साइड से ये एंगल लगा हुआ है, इसकी बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज बनेगी, छोटी वाली साइड बेस बनेगी, और एंगल के सामने वाली जो लाइन बन रही है, एंगल के सामने वाली जो साइड है वो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ तो इसके सामने क्या आती है, ये लाइन आती है, ये परपेंडिकुलर है, इससे लगी हुई जो छोटी वाली लाइन है वो बेस है, और जो बड़ी वाली लाइन है वो हाइपोटेन्यूज, कर्ण बोलते हैं। ठीक है ना, लंब हो गया, कर्ण हो गया, आधार हो गया। हिंदी वाले बच्चों इतना तो समझ ही सकते हो, है कि नहीं। तो चलो भाई, यहां पर क्या करते हैं, आपको पता है मैथ्स में अगर एंगल बहुत छोटा है तो हम क्या लिख सकते हैं, tan डी थीटा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दी डी थीटा लिख सकते हैं। यहां पर आपको डी थीटा मिल जाएगा, ये डी टी इधर ले आइए तो डी टी नीचे आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा डी यू बाई डी वाई। ये क्या है, डी यू बाई डी वाई। ठीक है, तो यहां पर आपको ये एक एक्सप्रेशन देखने को मिल गया। अच्छा, डी थीटा क्या है, एंगुलर डिफॉर्मेशन, है कि नहीं। डी थीटा क्या, एंगुलर डिफॉर्मेशन। एक पार्टिकल ऐसे था, इसको कंसीडर करो, यहां पर एक फ्लूइड पार्टिकल है, एक फ्लूइड पार्टिकल यहां है, अगर सेम वेलोसिटी से चलते तो ऐसे चलते एक साथ, मगर हुआ क्या, ऊपर वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे वाले कम है, तो जब आगे फ्लो हो रहे थे तो ऐसे फ्लो हुए, ऐसे फ्लो हुए, ऐसे करके फ्लो हो गए, ऐसे करके। तो आप देख रहे हो कि एक एंगल इन्होंने बनाया, एक एंगुलर डिफॉर्मेशन यहां पर आपको देखने को मिला। और जब इस एंगुलर डिफॉर्मेशन को dt से डिवाइड कर दिया तो क्या मिल गया, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। आई बात समझ में। तो हमेशा ध्यान रखो, यहां पर हम कभी भी टोटल शेयर स्ट्रेन वगैरह की बात करेंगे ही नहीं, टोटल एंगुलर डिफॉर्मेशन की बात करेंगे ही नहीं, हमेशा रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन की बातें करेंगे। ठीक है, तो याद रखो ये जो डी यू बाई डी वाई है ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। यूनिट क्या होगी जरा देखो, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर प्रति सेकेंड, और ये तो डिस्टेंस है, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर, तो आप देख सकते हो पर सेकेंड इसकी यूनिट आपको देखने को मिलेगी। जो यूनिट इसकी होगी वही यूनिट इसकी होगी, दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमेशा ध्यान रखना, डी थीटा बाई डी टी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। इतना तो समझ आ ही गया है, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, इसका एक और नाम भी है बेटा, स्ट्रेन रेट। यही तो स्ट्रेन है ना, तो रेट के फॉर्म में ले रहे हैं तो स्ट्रेन रेट लिखेंगे। इसको रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी बोला जा सकता है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ठीक है जी, इसको हम लोग रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कुछ पूछना है तो फटाफट पूछिए, जल्दी से मुझे बताइए। ऐसे ही पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, थोड़ा मुझे समय दीजिए। आज की क्लास अभी 15 मिनट और पढ़ लो फिर छोड़ देंगे, 10 मिनट और दे दो बस मुझे, 10 मिनट और दे दो फिर खत्म कर देंगे, कल शुरू करेंगे। ठीक है, आपको पता है कल से मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब है, बट वही चीज़ है, तबीयत भी खराब है, आपका क्लास का पूरा डिस्टर्बेंस सब मिलके जो है इकट्ठा हो जाता है दिमाग में। इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर समझ आ गई होगी। अच्छा, समझ आइए तो सीसी बनाना। बहुत ही बढ़िया, एक बार रिकॉल करवा दीजिए शेयर स्ट्रेन। बिल्कुल बिल्कुल रिकॉल करवा देते हैं। देखो जरा एक चीज समझने की कोशिश करो, जैसे कोई सॉलिड है, मान लो ये हमारे पास एक सॉलिड है, ठीक है, आप इस पे लोड लगाओ तो इसमें क्या स्ट्रेन आएगी, बिल्कुल आएगी। मगर अगर ये बॉडी पर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, इसको ऐसे ऐसे इसको डिफॉर्म करूं, तो नीचे वाला हिस्सा इधर भाग जाएगा, ऊपर वाला बॉडी इधर भागेगी। तो इस केस में जो शेयर स्ट्रेन आती है उसको हम शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। देखो ना, यही एक कॉमन चीज तो मैंने आपको समझाई थी कि अगर कोई ये बॉडी है, इसको नीचे से फिक्स कर दो, ऊपर से इसको इधर की तरफ फोर्स लगा के खींच दो, तो बॉडी ऐसे खींचेगी ना, ये हो जाएगा शेप। अब ये शेप जब भी बनता है तो यहां पर आप देख सकते हो थीटा एंगल ये डिफॉर्म हुआ। इस तरह के डिफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेन, एंगुलर डिफॉर्मेशन बोलते हैं। फ्लूइड में भी आपको एंगुलर डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, क्योंकि फ्लूइड में भी हम कौन सा फोर्स लगाते हैं, शेयर फोर्स। मगर एक चीज अलग है, यहां पर
जितना फोर्स लगाया उसके हिसाब से शेयर स्ट्रेन मिल गया, बात खत्म। ऐसा तो होता नहीं आपने फोर्स हटा भी दिया तब भी जो बॉडी है वो डिफॉर्म ही होती जा रही है, उसका एंगल बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा तो कभी सॉलिड में नहीं देखा। तो सॉलिड में हम शेयर स्ट्रेन की बात कर लेते हैं, मगर लिक्विड्स में थोड़ा सा समस्या है। क्या समस्या है? आपने फ्लूइड को फ्लो करा दिया, मान लो आपने ग्लास में पानी लिया, फेंक दिया, एक ही बार तो फोर्स लगाया ना, मगर भैया फ्लूइड जो है वो भाई साहब चलते ही रहेंगे। आप दूर से खड़े होकर देख रहे हो कि भाई मेरा फोर्स लगाए हुए मुझे 10 सेकंड हो गए हैं, तुम अभी भी बहते जा रहे हो। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो रहा है? किसी स्लोप से फ्लूइड को फेंक दो, फ्लूइड चलता ही चला जा रहा है, तुम खड़े हो आराम से देख रहे हो, भाई ये पागल अगल हो गया है क्या? सॉलिड पर तो फोर्स लगाते थे, थोड़ा डिफॉर्म हुआ, फोर्स हटाया, डिफॉर्मेशन रुक गया। मगर पानी डाल दिया हमने कहीं पर किसी स्लोप पर, तो हम खड़े हैं, हमने एक बार फोर्स लगाया, फोर्स हट गया हमारा, मगर डिफॉर्मेशन नहीं रुक रहा है। ठीक है, डिफॉर्मेशन नहीं रुक रहा है, डिफॉर्मेशन चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, टाइम के साथ डिफॉर्मेशन चल रहा है। तो यहां पर हमेशा एंगुलर डिफॉर्मेशन रेट के साथ कंसिडर करेंगे, टाइम के साथ। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, यहां पर हम बात करते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन की। ठीक है, दूसरी चीज समझने की कोशिश करिए। हमने क्या करा? वेलोसिटी प्रोफाइल बनाई। हमें पता है कि जो विस्कोसिटी है वो दो एडजेसेंट फ्लूइड लेयर के बीच में लगती है। एक फ्लूइड पार्टिकल ये ले लिया, एक ये ले लिया अगल बगल। हमने बोला कि अगर इसकी वेलोसिटी u होगी तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए। कैसे पता चला? एरो देखो, ऊपर जा रहे हो तो बड़े होते जा रहे हैं, मतलब ऊपर जाने पे वेलोसिटी बढ़ रही है, और यहां पर 99% वही वेलोसिटी गेन हो रही है जिस वेलोसिटी से फ्लूइड चला था। तो अगर इसकी वेलोसिटी ये है, इसकी du हो जाएगी। मैंने कहा कि बेटा दूर से देखोगे तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल तुमको कतई सीधी नहीं दिखेगी, स्ट्रेट लाइन दिखेगा ही नहीं। मगर दो फ्लूइड लेयर्स को अगर आप देखो तो वो इतने करीब हैं एक दूसरे के कि इनके बीच में जो कर्व्ड नेचर है वो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है। तो हमने कहा लीनियर ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो इतने को हमने अलग से बना दिया। ये लाइन यहां पर बनी है तो हमने यहां पर भी बना दी। ठीक है, आगे बात समझ में? अलग सर के घर जाओगे, भगा देंगे तुमको जूते मार के। ठीक है, सुधर जाओ एकदम, सिर्फ डिस्टरबेंस के अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। 2 क्लासेस से आई एम जस्ट इग्नोरिंग। अब मैं बताऊं, अब मैं तुम्हारे नाम लिखूंगी और तुम सबको ब्लॉक करवाऊंगी। रुको 2 मिनट, नहीं समझ आ रहा है ना तुम्हें? अनूप कुमार वर्मा, रुको, तुम गए बेटा। अब दूसरे कौन है? अनिकेत मौर्य। तीसरे कौन है और बताओ जरा, किसको तकलीफ हो रही है? और किसको तकलीफ है किसी को तकलीफ? लिखो। हैं, फालतू के काम करते हो, पढ़ाने दे नहीं रहे हो, समझ आ नहीं रहा, समझ आ नहीं रहा। अरे पढ़ाया ही क्या है मैंने? मुझे पढ़ाने ही दिया है तुमने जो तुम्हें समझ आएगा। समझ आने के लिए पहले पढ़ना पड़ता है, फिर समझ आता है। तुमने बिना पढ़ाए बोल दिया समझ नहीं आ रहा है। एकदम भगा देंगे भी क्लास से, एकदम समझ आ जाएगी तुम लोग के। ठीक है, फिर ब्लॉक हो जाना, फिर खरीदना कोर्स, फिर आना, फिर ब्लॉक करवा देंगे। अलग सर, अलग सर, अलग सर है। चलो ध्यान दो इधर, चुपचाप बैठो, एकदम खोपड़ी तोड़ देंगे वरना तुम लोगों की सबकी। चुप पे बैठो। तो यहां पर हमने क्या करा? 2 फ्लूइड लेयर ले लिया। ऐसे तो प्रोफाइल लीनियर नहीं थी, मगर हमने 2 पार्टिकल के बीच की प्रोफाइल लीनियर मान ली। हमने कहा कि बेटा ये वाला जो फ्लूइड पार्टिकल है u वेलोसिटी से चल रहा है, तो यहां से जब यहां पहुंचेगा dt टाइम में तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? आपने बोला मैम चाल बराबर दूरी बटे समय है, तो दूरी कितनी हो जाएगी? चाल इंटू समय। ठीक है, नहीं दूरी कितनी हो जाएगी? चाल इंटू समय। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई? u इंटू dt। मैंने कहा ये वाला जो पार्टिकल था बेटा यहां से जब यहां पहुंचा है तो u प्लस du वेलोसिटी से। हाँ, तोड़ना पड़ेगी इनकी खोपड़ी, ऐसे नहीं सुधरेंगे। चुपचाप बैठो, एकदम चुप शांत। सबके मुंह में ताले लग जाने चाहिए अगली 3-4 क्लासेस के लिए। बोल दिया कल से ऐसे ही पढ़ाऊंगी, नहीं लाऊंगी पीपीटी। अब क्या उल्टी लटक जाऊं आसमान से तब मानोगे? हैं? क्या करूं बताओ? कल जब बिना लिखे लाई थी तब तुमने परेशान करा, आज लिख के लाई हूं तब तुमने परेशान करा। मैं क्या करूं बताओ? जहर दे दो मुझे, जहर खा के मर जाऊं मैं। हैं? पागल कर दिए एकदम, कोई सिर पैर है ही नहीं, बुड़बक। चलो ध्यान दो इधर।
तो ये हमारा u प्लस डी टी हो गया, ये चाल हो गई, ये समय हो गया u डी यू इंटू डी टी। मैंने कहा dt के अंदर मल्टीप्लाई करो u डी टी मिलेगा। अगर ये डिस्टेंस u डी टी है तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस भी u डी टी होगी। बचा वो जो du डी टी होगा वो रेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, इसका यूज क्या है इंजीनियरिंग में बताऊंगी, अभी थोड़ा सुन तो लो, अभी पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान दे दें। एक बोल रहा है विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होगी, एक बोल रहा है इसका प्रैक्टिकल। अरे तुम गधे हो, तुम पहले प्रॉपर्टी तो समझ लो, बाद में कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ लेना। अभी घंटा कुछ आता नहीं तुमको है, और तुमको ब्रह्मांड का ज्ञान चाहिए, इसका जरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताइए। अरे बोलने तो दो, मुझे बोलने कोई दे नहीं रहा है। तुमको ज्ञान ब्रह्मांड का चाहिए, कैसे दें बताओ? मुंह बंद करके अपना हम कैसे बोलें बताओ? जो 4 क्लास के बाद चीजें कवर होनी है, तुम मुझे 4थी क्लास में पहुंचने ही नहीं दोगे। हर चीज का एक तरीका होता है। फ्लूइड पढ़ाएंगे, विस्कोसिटी समझाएंगे, यूनिट समझाएंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी समझाएंगे, टेम्परेचर के साथ चेंज, प्रेशर के साथ चेंज, काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहां से आ गई, विस्कोसिटी, डेंसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी में क्या रिलेशंस होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। भैया जी हम पढ़ाएं कि खाली कमेंट सेक्शन पे ध्यान देते रहें? 2 दिन से एकदम नाक में दम करके रखा है, ऐसा लग रहा है कि पढ़ाना लिखाना छोड़ के कहीं चले जाएं पहाड़ों पे। चुप पे रहो, एकदम चुप, अब कोई नहीं बोलेगा। सुनो इधर, ये आ गया, ट्राइंगल ले लिया मैंने, मान लिया कि फ्लूइड में डी थीटा एंगुलर डिफॉर्मेशन आया, ये ट्राइंगल हो गया। अब ये ट्राइंगल को अगर आप देखोगे तो ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये लंब है, ये आधार है, सॉरी ये आधार है, ये लंब है, ये कड़ है। tan थीटा का फॉर्मूला लगाओ, होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। लंब कितना है du dy, du dt, आधार कितना है dy है। आ रही बात समझ में? अब यहां पर देखो, थीटा तो बहुत छोटा है जो एंगुलर डिफॉर्मेशन है। अगर बहुत छोटा होता है तो मैथ्स कहती है कि tan d थीटा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दी d थीटा कर सकते हैं। ठीक है, तो d थीटा इधर लिख दिया, यहां जो dt था नीचे भेज दिया, ये du by dy हो गया। du by dy क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट है, और d थीटा by dt क्या है? रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन रेट और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी इसे बोलते हैं। अब बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, मेरे लुक पे कम ध्यान दो बेटा अनूप जी। अगर तुम स्टूडेंट हो तब तो ठीक, नहीं है तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान दे लेना चाहिए, ठीक है। अगर तुम कोई और हो तो कोई बात नहीं, फिर करते रहो। ठीक है, जियो का नेट नहीं चल रहा है? हेलो मुकेश अंबानी जी, कैसा नेट दे रहे हैं भाई? बच्चे का नेट नहीं चल रहा है? अच्छा, बच्चा झूठ बोल रहा है, चलिए ठीक है, मैं भगा दूंगी क्लास से उसको भी। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए, इस पूरे चीज़ों को नोट डाउन करिए। नेक्स्ट सेशन में आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टार्ट करेंगे। कृपया करके पढ़ाने दीजिए, मैं रोज आऊंगी, चली जाऊंगी, मेरी 1 महीने की सैलरी बन जाएगी, आपका सब्जेक्ट घुस जाएगा और उसके साथ साथ आपकी जिंदगी भी घुस जाएगी। ठीक है, मैकेनिकल वाले ज्यादा पछताएंगे, सिविल वाले उससे थोड़ा कम पछताएंगे, मगर पछताएंगे जरूर। और जो एफएम में पढ़ा रही हूँ वो पूरे हिंदुस्तान में आपको कहीं पर भी उतने ईजी वे में देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ईजी चीजें करके लेके आई हूँ, पढ़ाने दोगे तो समझ आएगा, नहीं पढ़ाने दोगे तो नहीं समझा पाऊंगी, ये बात एकदम तय है। ठीक है, 1-2 स्टूडेंट नहीं है बेटा, 1-2 होते तो चल जाता, बहुत सारे स्टूडेंट हैं इसमें जो बहुत उपद्रवी हैं। कितनी मिलती है सैलरी? इतनी मिलती है कि बेटा तुम सोचोगे कि टीचर ही बन जाए। क्यों? एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी जेई वाले कम कमाते हैं, टीचर ज्यादा कमाता है। ठीक है, तो ध्यान रखो। इसमें किसी को कुछ पूछना है? जल्दी से मुझे बताइए। एलपीजी का फ्लूइड क्या है? एलपीजी ही है बेटा, मीथेन वगैरह होती है उसमें। ठीक है जी, चलो जाओ घर जाओ सीधा तुरंत। ठीक है, दिमाग खराब कर दिया है। भैया जी घर जाइए, सीधा निकल लीजिए यहाँ से, कल आइएगा
ठीक है, कल भी ऐसे ही बकलोली करेंगे मस्त। 2 घंटे की क्लास में 1.5 घंटा बकलोली चलेगी, आधा घंटा कंटेंट चलेगा, मस्त मजे काटेंगे जीवन में। तुम कुछ कहना, कुछ हम कहेंगे, मिल बांट के जो है सेशन बर्बाद करेंगे। ऑल द बेस्ट। चलो निकलो सब यहाँ से, तुरंत घर पहुंचो अपने, ठीक है। चलो चलो चलो, गुड बाय।